वेलकम फ्रेंड्स। आज हम पढ़ने वाले हैं बजट को लेकर। टॉपिक हमारा डिस्कस होगा जो इकोनॉमिक्स का है। ठीक है, तो जितने भी एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे आप एक बार क्लास को अटेम्प्ट करेंगे और ये मैं दावा करता हूँ कि 90% क्वेश्चन जो होंगे जाकर यहाँ से आपके कवर हो जाएंगे। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई हो। ठीक है, एक सेकेंड। तो जैसा कि हम बोल चुके हैं कि आज हम बजट के बारे में पढ़ेंगे, तो बजट से ही रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू हो सकते हैं सारे ही कवर होंगे। आप एक बार क्लास करके जाएंगे तो आप ये बात मैं श्योर कर सकता हूँ कि बजट से रिलेटेड आपके एमसीक्यू कोई भी आपका मतलब क्वेश्चन छूटेगा नहीं। ठीक है, तो जैसा कि हम अपनी क्लास को शुरू करेंगे, इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। ठीक है, भले ही ये क्वेश्चन इंग्लिश में है, मैं इंग्लिश में क्वेश्चन को मैं हिंदी में भी बोलूँगा। ठीक है, तो आपसे पूछा है जाकर विच टाइप ऑफ बजट प्रेजेंट इन इंडिया, यानी कि भारत में जो बजट पेश किया जाता है वो किस प्रकार का बजट पेश किया जाता है। राइट, तो भारत में जो बजट पेश किया जाता है वो एक्चुअल भी होता है, रिवर्स भी होता है और एस्टिमेटेड भी होता है। मतलब भारत में जो बजट होता है वो किस प्रकार के बजट पेश किया जाता है, तो आप कहेंगे एक्चुअल और रिवर्स और एस्टिमेटेड। एस्टिमेटेड क्या बताता है? ये बताता है फ्यूचर को। क्या बताता है? फ्यूचर को। रिवर्स जो बताता है वो बताता है प्रेजेंट को। और एक्चुअल जो मतलब एक्चुअल जो बताता है वो हमें बताता है पास्ट की जानकारी। बात पल्ले पड़ी। और अगर कभी भी आपसे पूछा जाए एक्चुअल में, अगर कभी भी आपसे पूछा जाए एक और ऑप्शन दे दिया जाए तो आप एस्टिमेटेड बजट को क्लिक करेंगे। बात पल्ले पड़ी। तो यहाँ से पूछा जाकर भारत में किस प्रकार के बजट हैं, तो ये भाई मेरे तीनों प्रकार के बजट प्रेजेंट किए जाते हैं, इसीलिए ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपसे पूछा विच टाइप ऑफ बजट, यानी किस प्रकार का बजट ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेंडिचर एंड इनकम, मतलब आय और खर्च के आधार पर किस प्रकार का बजट है। ठीक है, आय और खर्च के आधार पर किस प्रकार का बजट है। तो आय और खर्च के आधार पर जो हमारे बजट होते हैं वो बैलेंस बजट होता है, सरप्लस बजट होता है, डेफिसिट बजट होता है। लेकिन आपसे इंडिया का नहीं पूछा, अगर इंडिया का पूछता तो हम लगाते हैं डेफिसिट बजट। क्या लगाते हैं? डेफिसिट बजट। मतलब डेफिसिट का मतलब होता है घाटा, और विजिट नहीं होगा, यहाँ पर बजट होगा। ठीक है, इसको मैं करेक्ट कर दे रहा हूँ, एक सेकेंड। यहाँ पर आप कर लेना बजट। ठीक है, तो यानी कि हमारा जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा जाकर ऑप्शन डी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सभी बजट हमारे जो होते हैं आय और खर्च के आधार पर प्रेजेंट किए जाते हैं, बैलेंस बजट और सरप्लस बजट और डेफिसिट बजट। बैलेंस बजट क्या होता है? बैलेंस बजट जब होता है जब भाई मेरे इनकम और खर्च जो हों, क्या बोले जाते हैं, इनकम और एक्सपेंडिचर दोनों बराबर होने चाहिए। सरप्लस बजट क्या होता है? सरप्लस बजट ये होता है जब आपकी आय जो हो, यानी कि आय जो हो वो खर्च से ज़्यादा हो। बात पल्ले पड़ी। फिर घाटे का बजट क्या है? घाटे का बजट वो बजट होता है जब आपकी आय कम हो और खर्चे ज़्यादा हों। बात पल्ले पड़ी। तो यानी कि ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा दूसरे क्वेश्चन का। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपसे पूछा है फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट वाज पास्ड इन विच ईयर। देखो एक बात याद रखना, आपसे इसकी शॉर्ट फॉर्म पूछी जाएगी, FRBM। ठीक है, तो इसका मतलब होता है फिजिकल, आर मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी, बी मतलब बजट और एम का मतलब मैनेजमेंट। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो पूछा है कि द फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट वाज पास्ड इन विच ईयर, यानी कि जो FRBM एक्ट जो था वो भाई साहब किस साल लागू किया गया, किस साल पास किया गया। तो आप लगाएंगे ऑप्शन ए, यानी कि 2003 में इसको पास किया गया था। और किसके पीरियड में? तो आप कहोगे अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी। बात पल्ले पड़ी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। FRBM एक्ट 2003 गिवन बाई, तो FRBM जो एक्ट था वो 2003 में किसके द्वारा दिया गया था? तो आप बताएंगे अटल बिहारी वाजपेयी। बात पल्ले पड़ी। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाउ मैनी टूल्स आर गिवन इन FRBM, तो FRBM में कितने इंस्ट्रूमेंट या टूल्स दिए गए हुए हैं। आपसे पूछेगा FRBM में कितने फैक्टर या कारक या टूल्स दिए गए हैं। ठीक है,
तो आप कहेंगे भाई साहब हाउ मेनी टूल्स आर गिवन। तो भाई साहब इसमें से देखो फिजिकल डेफिसिट भी है, रेवेन्यू डेफिसिट भी है, टैक्स से जीडीपी का रेशियो भी है, डेट से जीडीपी का रेशियो है। मतलब कि फिजिकल का मतलब होता है राजकोषीय और डेफिसिट का मतलब होता है घाटा। तो आप कहेंगे राजकोषीय घाटा, राजस्व घाटा और कर से जीडीपी का रेशियो। जीडीपी का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, ठीक है, सकल घरेलू उत्पाद, ठीक है। तो आप कर से सकल घरेलू उत्पाद का अनुपात निकालेंगे। और डेट माने क्या होता है, कर्ज, ठीक है, जो आप ऋण लेते हैं। तो ऋण से आप सकल घरेलू उत्पाद का रेशियो बताएंगे। और रेवेन्यू का मतलब होता है राजस्व, तो राजस्व घाटा और राजकोषीय घाटा, यानी कि ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं किसमें, एफआरबीएम एक्ट में। तो इसमें यानी कि सारे ऑप्शन करेक्ट हैं, ऑप्शन ई हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एफएसडीसी यानी कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल वॉज एडेड इन विच ईयर। यानी कि आपसे पूछा है कि एफएसडीसी जो था, जाकर एफएसडीसी किस साल लाया गया था। तो आप कहेंगे 2010 में। कौन लाया था, आप कहेंगे प्रणब मुखर्जी, ठीक है, प्रणब मुखर्जी हमारे लाए थे, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विच वन ऑफ देम इज अ चेयरमैन ऑफ एफएसडीसी। तो एफएसडीसी जो होता है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी डेवलपमेंट काउंसिल, तो इसका जो चेयरमैन होता है यानी कि जो अध्यक्ष होता है वह कौन होता है। तो आप कहेंगे यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। बात पल्ले पड़ी, कौन होगा, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ देम आर एफएसडीसी मेंबर, यानी कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी डेवलपमेंट काउंसिल का जो इनमें से सदस्य है। तो देखो इनमें से जो सदस्य हैं, इरडाई होता है, बिल्कुल होता है, क्योंकि इरडाई का मतलब होता है इंश्योरेंस वाले होंगे। इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का चेयरमैन होगा, ठीक है। फिर इंसॉल्वेंसी के होंगे, ठीक है, बिल्कुल होंगे। चीफ इकोनॉमिक अफेयर भी होंगे, बिल्कुल होंगे। सेक्रेटरीज ऑफ मिनिस्ट्री या डेवलपमेंट होगा, बिल्कुल होगा। मतलब कि जो अलग अलग मंत्रालयों या विभागों के हमारे सेक्रेटरी होंगे, इसमें किसमें आते हैं, एफएसडीसी के सदस्य। जो एफएसडीसी के सदस्य होते हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं, मुख्य आर्थिक सलाहकार होगा, आईबीबीआई का चेयरमैन होगा, इरडाई का भी चेयरमैन होगा, और अलग अलग मंत्रालय और विभाग से सचिव भी होंगे। तो ऑप्शन ई हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपसे पूछा है कि डेफिसिट फाइनेंसिंग इम्प्लाइज, यानी कि जो डेफिसिट फाइनेंसिंग, जो डेफिसिट हमारी वित्तीय निहित होती है, किसमें निहित होती है, घाटे की वित्तीय व्यवस्था किसमें निहित होती है। रिप्लेस करता है न्यू करेंसी विद वर्न आउट करेंसी, प्रिंटिंग न्यू करेंसी। घाटे की वित्तीय व्यवस्था किसमें निहित होती है। तो नई करेंसी से पब्लिक एक्सपेंडिचर इन एक्सेस ऑफ पब्लिक रेवेन्यू, यानी कि जब पब्लिक जो खर्च है, पब्लिक एक्सपेंडिचर है इन एक्सेस ऑफ पब्लिक रेवेन्यू, जब यानी कि पब्लिक राजस्व यानी कि लोग सार्वजनिक जो राजस्व होता है उससे ज़्यादा हो जब पब्लिक एक्सपेंडिचर, तब भी। या फिर पब्लिक रेवेन्यू जो होता है इन एक्सेस ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर, यानी जब पब्लिक यानी कि बोलते हैं सार्वजनिक राजस्व जो हो वो पब्लिक एक्सपेंडिचर से ज़्यादा हो, तब उस समय होगा। या फिर प्रिंटिंग नई करेंसी, जब नई करेंसी प्रिंट की जाती है तब डेफिसिट फाइनेंसिंग इम्प्लाई होती है। या रिप्लेस करते हैं न्यू करेंसी को विद वार्न आउट करेंसी से, ठीक है ना। पुरानी यानी कि पुरानी वाली को छोड़कर हम नई करेंसी रिप्लेस करते हैं तब, या फिर बोलते हैं, या फिर नई मुद्रा को प्रिंट करते हैं, करेंसी लाते हैं, तब ऐसा होता है। तो वित्तीय घाटे जो होता है, डेफिसिट फाइनेंसिंग जो निहित होती है, वो भाई मेरे किस में होगी, आप बताइए। तो होगा पब्लिक एक्सपेंडिचर इन एक्सेस ऑफ पब्लिक रेवेन्यू, यानी कि जब खर्च हो, लोग यानी कि सार्वजनिक खर्च जो हो वो सार्वजनिक राजस्व से जब ज़्यादा होता है तब हम उसको बोलेंगे डेफिसिट फाइनेंसिंग इम्प्लाइज, ठीक है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से एक कट प्रस्ताव है, मोशन माने प्रस्ताव होता है, तो कौन सा एक निम्न इनमें से कौन सा एक प्रस्ताव है। तो टोकन कट मोशन होता है, पॉलिसी कट मोशन होता है, इकोनॉमिक कट मोशन होता है, बिल्कुल ये तीनों ही यानी कि मोशन होते हैं, ठीक है। बात पल्ले पड़ी। तो टोकन कट मोशन कब लाया जाता है,
टोकन कट मोशन जब लाया जाता है जब उसमें क्या बोलते हैं जाकर इम्प्रूवमेंट की, सॉरी क्या बोलते हैं, किसी योजना आदि को, जैसे कि मान लो, इसको पहली बात मैं बताता हूँ एक चीज़, मैं थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल डिस्कस कर लेता हूँ, एक सेकेंड। इसको भाई मेरे जब लाया जाता है, देखो, जब टोकन कट मोशन लाएंगे तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे भाई मेरे 1 रुपया से, ठीक है। फिर पॉलिसी कट मोशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं 100 रुपया से, ठीक है। फिर इकोनॉमिक कट मोशन को रिप्रेजेंट करते हैं हम न्यू करेंसी से। इसका मतलब क्या है मैं आपको समझाता हूँ, न्यू करेंसी से, ठीक है। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ रही हो, ठीक है। तो 1 रुपया का मतलब ये होता है कि ये जो योजना आएगी, कोई भी योजना, ठीक है ना, तो इसी यही प्रस्ताव लाए जाते हैं किसी योजना को सुधार करने के लिए या किसी योजना को रद्द करने के लिए, ठीक है, और या फिर नई योजना लाने के लिए। तो नया मतलब कि जैसे कि मैंने कहा, जैसे मान लो मैंने कहा ये कोई ए योजना है, ठीक है। अब इस योजना को अगर हमें रद्द करना है तो हम लाएंगे टोकन कट मोशन। किसी ने लाया टोकन कट मोशन तो वो ये कहेगा कि ये योजना भाई मेरे इसमें बेकार है, इसमें कोई काम के लायक नहीं है, तो यानी कि ए योजना, यानी कि क्या बोलते हैं, तब टोकन कट मोशन लाया जाएगा, यानी कि टोकन प्रस्ताव लाया जाएगा। फिर आता है जाकर पॉलिसी कट मोशन। पॉलिसी कट मोशन कब लाया जाता है, उसको मतलब होता है 100 रुपया। 100 रुपये का मतलब है ये योजना तो भाई मेरे जो बी आई है, मैंने कहा बी कोई योजना आई, अब इस योजना में उसको रद्द नहीं, खारिज नहीं करना है, इस योजना में सुधार करने की ज़रूरत है। जब बात इम्प्रूवमेंट या सुधार की जाए जाकर, तब पॉलिसी कट मोशन लाएंगे। बात पल्ले पड़ी। फिर आर्थिक कट मोशन कब लाया जाता है, यानी कि आर्थिक प्रस्ताव कब लाया जाता है, आर्थिक कट प्रस्ताव कब लाया जाता है, तो मैंने कहा भाई मेरे इसकी जगह पर, मतलब जैसे कि मैंने कहा इकोनॉमिक कट मोशन जब लाया जाता है जब हमें क्या बोलते हैं जाकर नई उसमें मुद्रा को करना है जाकर, यानी कि किसी योजना में नई मुद्रा लगानी है, यानी कि बिल्कुल ही न्यू करेंसी, समझ रहे हो कि नहीं, तो उसको बोलेंगे हम इकोनॉमिक कट मोशन, यानी कि ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपसे पूछा है जाकर विच टाइप ऑफ फंड इज एग्जिस्ट इन इंडियन इकोनॉमी, यानी भारतीय अर्थव्यवस्था में किस प्रकार के जो फंड हैं वो एग्जिस्ट करते हैं, यानी कि निहित हैं। तो आप कहेंगे कंसोलिडेटेड फंड है, कंटिंजेंसी फंड है, पब्लिक अकाउंट फंड है। कंसोलिडेटेड फंड जो होता है वो 266 266 के एक आर्टिकल में निश्चित है। फिर कंटिंजेंसी फंड किस में निहित है, ये निहित है भाई मेरे 267 में। फिर पब्लिक अकाउंट फंड किस में निहित है, ये भाई मेरे 266 के 2 आर्टिकल में, यानी 266 का सेकेंड, 266 का दूसरा, ठीक है, और 266 का दूसरा आर्टिकल जो होगा वो पब्लिक अकाउंट फंड के बारे में निहित करेगा, ठीक है। आप अच्छा एक बात बताओ, कंसोलिडेटेड जो फंड होता है जाकर आप ये बात बताएं, मैं बता चुका हूँ किस आर्टिकल में आया, कंटिंजेंसी फंड 267 में आया, पब्लिक अकाउंट फंड 266 के दूसरे में आया। बात पल्ले पड़ी, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर सारे ही ऑप्शन करेक्ट है, यानी कि 3 प्रकार के फंड होते हैं, आपको बात पल्ले पड़ गई, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और मैं एक और बात बता दूं, जो भी मेन होता है जिसके लिए आपको क्या बोलते हैं जाकर फंड, जिसके लिए आपको परमिशन ज़रूरत पड़ेगी, जैसे कि मैंने कहा कोई भी बिल होता है पहले लोकसभा जाता है, फिर राज्यसभा जाएगा, ठीक है ना, तो फिर प्रेसिडेंट पास करेगा, ठीक है ना। तो जब भी बात की जाएगी जाकर, तब आप इस बात को याद रखिए, कंसोलिडेटेड फंड में परमिशन लेने की ज़रूरत पड़ती है, जबकि कंटिंजेंसी फंड में, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं फंड माने निधि, क्या बोलते हैं, निधि, ठीक है। और कंटिंजेंसी फंड में भाई मेरे इमरजेंसी से इसमें निकाला जाता है फंड। पब्लिक अकाउंट फंड में भाई साहब कोई परमिशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बात पल्ले पड़ी, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन करेक्ट है वो डी। आपसे पूछा है कितने प्रकार के फंड भारतीय अर्थव्यवस्था में है, तो आप कहेंगे 3 प्रकार के। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपसे पूछा है कंसोलिडेटेड फंड किस आर्टिकल में निहित है, अभी मैंने बताया था, आप कहेंगे ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है, 266 का पहला, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पब्लिक अकाउंट फंड जो है किस आर्टिकल में निहित है, तो आप कहेंगे 266 का दूसरा, यानी ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
कंटिंजेंसी फंड किस आर्टिकल में निहित है? आप कहेंगे ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, आर्टिकल 267 में आकस्मिक निधि निहित है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सप्लीमेंट्री बजट यानी कि संपूरक बजट किस अनुच्छेद में निहित है? तो आप कहेंगे 115। कौन सा? 115। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। सप्लीमेंट्री का मतलब होता है संपूरक बजट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? संपूरक बजट। अगर आपको पूछना है कि संपूरक बजट क्या होता है, संपूरक बजट, ठीक है, तो संपूरक बजट एक्चुअल में होता क्या है? मैंने कहा मान लो कोई ए योजना आई, क्या आई? एक योजना, ठीक है, और उसमें भाई मेरे पहले पैसे यानी कि मान लो इस योजना में दे दिए गए 20,000 करोड़। कितने? 20,000 करोड़ दे दिए गए। ठीक है, अब ये मैंने कहा इस योजना में भाई साहब 20,000 करोड़ पहले यानी कि पास किए गए, भाई साहब इतने इतने खर्च होंगे। लेकिन होता क्या है कि इसमें यानी कि योजना में 20,000 करोड़ सारे के सारे उन्होंने कहा, जो जिसने खर्च किए वो बोलेगा कि भाई मेरे 20,000 करोड़ रुपए आपने लगाए थे वो भाई मेरे खर्च हो गए। तो आप कह रहा कि और थोड़ा दो, और कितना? आप कह रहे भाई मेरे 500 करोड़ और दो। कितना? 500 करोड़। ठीक है, तो 500 करोड़ जो एडिशनल खर्चा आ रहा है ना, यही बोला जाता है सप्लीमेंट्री बजट। बात पल्ले पड़ी। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वोट ऑन अकाउंट बजट इन विच आर्टिकल निहित? तो वोट ऑन अकाउंट बजट जो होता है ये आर्टिकल 116 में निहित है। कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 116 वोट ऑन अकाउंट बजट। और देखो इस बात को भी याद रखना जाकर कि वोट ऑन अकाउंट बजट जो होता है कि केवल 2 महीने के लिए लाया जाता है। ठीक है, जिसमें केवल खर्चे ही खर्चे दिए जाते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं, यानी कि 2 मंथ्स का होता है। ठीक है, बात पल्ले पड़ गई होगी। कितने महीने के लिए आएगा? 2 महीने के लिए, यानी कि 2 मंथ्स के लिए आता है। ठीक है, केवल। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। देखो वैसा ही क्वेश्चन सेम पूछ भी लिया कि वोट ऑन अकाउंट बजट जो होता है, ठीक है, ये प्रेजेंट किया जाता है केवल कितने महीने के लिए? वोट ऑन अकाउंट बजट जो प्रेजेंट किया जाता है वो कितने महीने के लिए दिया जाता है? केवल और केवल 2 महीने के लिए, जिसमें केवल क्या दिया होगा? एक्सपेंडिचर दिया होगा, यानी केवल खर्चा ही दिया होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है इसका। इंटेरिम बजट जो होता है यानी कि अंतरिम बजट जो बोला जाता है किस प्रकार का है? तो जो अंतरिम बजट है या इंटेरिम बजट है वो एनुअल बजट है, जिसमें आय भी होगी और खर्चे भी होंगे। बात पल्ले पड़ी। तो यानी कि ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है, यानी कि इसके लिए हमें परमिशन की ज़रूरत पड़ेगी। परमिशन में बार बार क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि पहले जैसे कि मैंने कहा, मान लो हमने कोई योजना लाई, ठीक है, योजना कोई मान लो हमने लाई, उस योजना को लोकसभा में पहले प्रेजेंट किया गया, फिर राज्यसभा में प्रेजेंट किया गया, फिर उसके बाद ही प्रेसिडेंट उस पर बिल पास करेगा ना। तो जब इस प्रोसेस से जब कोई भी चीज़ गुजरती है तो उसको हम बोलते हैं उसके लिए परमिशन की ज़रूरत लगेगी, यानी एनुअल बजट में ज़रूरत लगेगी, बाकी वोट ऑन अकाउंट बजट में ज़रूरत नहीं लगेगी परमिशन में। बात पल्ले पड़ी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि जीरो बेस बजट क्या होता है? जीरो बेस बजट भाई मेरे क्या होता है? इसको हम बोलते हैं बिल्कुल ही फ्रेश बजट। क्या बोलते हैं? न्यू बजट। न्यू बजट बोल सकते हो या फिर फ्रेश बजट बोला जाता है जीरो बेस बजट को। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज गिवन इन आउटकम बजट? अब आउटकम बजट में क्या होता है? आउटकम बजट में भाई मेरे क्या केवल आउटकम बजट में खर्चे ही खर्चे दिए होते हैं। बात पल्ले पड़ी। यानी कि आउटकम बजट आपसे पूछा जाएगा कि आउटकम बजट क्या होता है, तो आप बताएंगे केवल इसमें खर्चे दिए होते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं एसएससी में। ठीक है, विच डिपार्टमेंट्स कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस? यानी कि जो वित्तीय मंत्रालय के अंदर कौन से विभाग आते हैं? तो आप कहेंगे डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, बिल्कुल आएंगे जाकर इसमें, यानी कि ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसमें ये सभी आते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कौन सा विभाग कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस? यानी कि इनमें से कौन सा विभाग जो है जो वित्त मंत्रालय के अंदर आता है? तो आप कहेंगे फाइनेंस सर्विस, बिल्कुल आती है। इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट, बिल्कुल आती है। पब्लिक इंटरप्राइजेस, बिल्कुल भी आती है। तो यानी कि ऑप्शन इसका भी डी ही करेक्ट हो जाएगा। बात पल्ले पड़ी। यानी कि फाइनेंस सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट, पब्लिक इंटरप्राइजेस, यानी ऑप्शन डी हमारा
करेक्ट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हु प्रेजेंटेड द फर्स्ट रेलवे बजट इन 1924? ये भाई मेरे एसएससी में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो यानी कि रेलवे बजट पहली बार 1924 में किसने प्रेजेंट किया था? आप कहेंगे भाई साहब जेम्स विल्सन ने। किसने प्रेजेंट किया था? जेम्स विल्सन ने। आई होप आपको यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आया हो। इस क्वेश्चन में ये थोड़ा सही कर लेना, इसमें कर लेना आप, ये नहीं होगा। इसका आंसर होना चाहिए जॉन मथाई। क्या होना चाहिए? जॉन मथाई होना चाहिए। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है कि पहला रेलवे बजट 1924 में जो था वो किसने प्रेजेंट किया था? आप कहेंगे जॉन मथाई, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बाई होम रिकमेंडेशन, यानी किसकी सिफारिश के द्वारा पहला रेलवे बजट प्रेजेंट किया गया, ठीक है। तो किसकी सिफारिश पर आपसे पूछा है जाकर पहला जो रेलवे बजट इंडिया में प्रेजेंट किया गया वो किसकी सिफारिश पर प्रेजेंट किया गया था, आपसे ये पूछा है। तो आप कहेंगे पहला बजट जो रेलवे बजट प्रस्तुत किया गया था वो 1924 में जॉन मथाई की बात करते हैं जाकर, जिन्होंने प्रेजेंट किया था। कौन? जॉन मथाई ने प्रेजेंट किया किया था। इसके अलावा किसकी सिफारिश पर आपसे पूछा है सवाल, तो ऑप्शन ए लगाएंगे, यानी कि एकवर्थ कमेटी ने इसको प्रेजेंट किया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अंतिम रेलवे बजट प्रेजेंट किया गया 2016 में बाई सुरेश प्रभु, ठीक है, यानी कि सुरेश प्रभु की सिफारिश पर, ठीक है, सुरेश प्रभु की सिफारिश पर इसको बजट को पेश किया गया था। आई होप आपको इतनी बात पल्ले पड़ गई हो, ठीक है। यानी कि सुरेश प्रभु की सिफारिश से अंतिम रेलवे बजट प्रेजेंट किया गया था, ठीक है। और सॉरी, सुरेश प्रभु ने क्या किया था? अंतिम रेलवे बजट को प्रस्तुत किया था और किसकी सिफारिश के द्वारा प्रस्तुत किया गया है? तो ये नीति आयोग की सिफारिश के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वर्किंग यस्टरडे ऑफ बजट इज प्रिपेयर्ड अंडर गाइडेंस ऑफ, यहाँ अंडर गाइडेंस होना चाहिए, अंडर गार्डन नहीं, ठीक है, अंडर गाइडेंस, ठीक है। यानी किसकी निगरानी में जो वर्किंग यस्टरडे ऑफ बजट था ये प्रिपेयर किया गया था? तो आप कहेंगे चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र की। किसकी? चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र की क्या बोलते हैं जाकर, इसको बजट को प्रिपेयर किया गया था। बात पल्ले पड़ी, यानी चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र यानी कि CEA, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इकोनॉमिक सर्वे प्रेजेंटेड ऑन द डे ऑफ बजट डील। अच्छा एक बात समझना, इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था ना, जो वर्किंग यस्टरडे ऑफ बजट, ये क्या था? इसमें मतलब है क्या, इसको मैं बताता हूँ। मैंने कहा मान लो ये मैंने कहा प्रोसेस है कि जैसे कि बिल यहाँ से पास हो गया प्रेसिडेंट से, ठीक है। अब प्रेसिडेंट से बिल तो पास हो गया है, अब इसको भाई मेरे जनता के सामने लाना है। तो इस जनता के, मैंने कहा ये भाई मेरे जनता है, ये क्या है? जनता है। मैंने कहा ए में पास हुआ और सी में जनता के सामने जाएगा। तो भाई मेरे बीच का भी जो प्रोसेस होगा ना लास्ट का, यानी कि अंतिम दिन से पहले, कि जनता के सामने लाने से अंतिम दिन पहले, आपको यही बोला जाता है अंतिम दिन वाला वर्किंग यस्टरडे ऑफ बजट, या इसको बोलते हैं इकोनॉमिक सर्वे। क्या बोलेंगे? इकोनॉमिक सर्वे। तो ये इकोनॉमिक जो सर्वे भाई मेरे, यही आपसे क्वेश्चन पूछा है कि इकोनॉमिक सर्वे जो हुआ था ये भाई मेरे कब तक किया गया है? तो ये भाई मेरे 1963 तक हुआ, इसके बाद इसको बंद कर दिया गया इकोनॉमिक सर्वे को, यानी कि वर्किंग स्टडी ऑफ बजट अब नहीं आता है। बात पल्ले पड़ गई। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपसे पूछा है व्हाट इज प्राइमरी डेफिसिट, यानी कि प्राइमरी घाटा क्या है? समझ रहे हो कि नहीं? कई बार भाई मेरे आप क्वेश्चन आप उठाकर देख लेना बजट का टॉपिक, कि ये भाई मेरे कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ, कई बार एसएससी में पूछा गया है, एमटीएस में पूछा गया है, सीपीओ में पूछा गया है, यहाँ तक कि रेलवे में भी पूछा गया है, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को उठाकर देखेंगे। इसके अलावा बैंकिंग में भी कई बार आया है, ठीक है। तो आप इसको जरूर देख कर जाइएगा। तो प्राइमरी घाटा जो होता है, जिसको हम प्राथमिक घाटा बोलते हैं, क्या बोलते हैं? प्राथमिक घाटा। तो प्राथमिक घाटा क्या होता है? जब आप राजस्व क्या राजकोषीय घाटे में से ब्याज भुगतान को निकाल देते हैं, यानी कि राजकोषीय घाटे में से ब्याज भुगतान को निकाल देते हैं, तो उसको बोलते हैं प्राथमिक घाटा,
ठीक है, या फिर यानी बोल सकते हो प्राइमरी डेफिसिट में से फिजिकल डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है, तो फिजिकल डेफिसिट में से जब इंटरेस्ट को निकाल देंगे तो हमारा प्राइमरी डेफिसिट आ जाएगा। बात पल्ले पड़ गई। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक सेकेंड। आपसे जो सवाल पूछा है कि कट मोशन जो होता है, क्या पूछा है, कट मोशन। तो आपसे पूछा है भाई मेरे, कट मोशन जो होता है कैन बी इंट्रोड्यूस्ड आफ्टर द प्रेजेंटेशन ऑफ। देखो एक मैं बात बताऊं, वैसे मैं आपको एक सजेस्ट करूंगा कि इकोनॉमिक्स को भाई मेरे इंग्लिश के माध्यम से सॉर्ट आउट करना आसान है। हिंदी में उसके जो वर्ड हैं वो आपके दिमाग से ही मतलब कि बिल्कुल दिमाग को पागल कर देते हैं। ठीक है, तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप एसएससी वाले खासकर कि इकोनॉमिक्स को इंग्लिश में ही पढ़ें। ठीक है, तो पूछा है कि भाई मेरे कट मोशन जो होता है कैन बी इंट्रोड्यूस्ड आफ्टर द प्रेजेंटेशन ऑफ। कट मोशन को भाई मेरे कब प्रस्तुत किया जाता है, मतलब जैसे मैंने कहा प्रेजेंट किया गया, तो उसके बाद उसको कब शुरुआत उसकी होगी, कट मोशन कब लाया जा सकता है। तो कट मोशन जो होता है भाई मेरे जब लाया जा सकता है, एनी बिल इंट्रोड्यूस्ड इन द पार्लियामेंट, यानी कोई भी बिल जब पार्लियामेंट में प्रस्तुत किया गया। द रेलवे एंड द जनरल बजट लाया जाता है तब प्रस्तुत किया जाता है। एनी प्राइवेट मेंबर्स बिल ला सकता है, या फिर एनी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल भी ला सकता है। तो इनमें से कौन सा करेक्ट होगा, द रेलवे एंड जनरल बजट इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कट मोशन कब लाया जा सकता है, द रेलवे एंड जनरल बजट। बात याद रखना जाकर कि जब रेलवे और जनरल बजट प्रेजेंट किया जाता है तब कट मोशन लाया जाता है। और कट मोशन जानते हो जाकर कितने होते हैं, कट मोशन 3 होते हैं, टोकन कट मोशन, पॉलिसी कट मोशन, इकोनॉमिक कट मोशन, ये मैंने बता रखे हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसका आंसर जो होगा सेकंड करेक्ट हो जाएगा। एक सेकेंड, ठीक है। आपको बताना है कि अरेंज द फॉलोइंग स्टेज ऑफ बजट प्रेजेंटेशन इन पार्लियामेंट, यानी कि आपको उन स्टेजेस को प्रेजेंट करना है। जैसे मन का मतलब कहने का भाई मेरा ये है कि पार्लियामेंट को बजट को कैसे प्रेजेंट करते हैं, किस स्टेज में प्रेजेंट करते हैं, कौन पहले प्रेजेंट मतलब कौन पहले क्या करता है, इसका पहले का नंबर क्या है, पहला क्या करता है, दूसरा क्या करता है, ऐसे ऐसे बात पल्ले पड़ी। तो सबसे पहले बात भाई मेरे बात करें जाकर, तो सबसे पहले क्या प्रेजेंटेशन ऑफ बजट होगा, नहीं। देखो आपको मैं बात बताऊं, बजट को आप जो प्रेजेंटेशन होगा बिल्कुल लास्ट में जाता है। ठीक है, पहले डिस्कशन जनरल होगा, ठीक है, उसके बाद उसकी स्क्रूटनी की जाएगी। ठीक है, डिस्कस होने के बाद उसकी स्क्रूटनी होगी, फिर लोग मांग करेंगे, उसके बाद ही बजट पेश किया जाएगा। यानी जो आपका ऑप्शन करेक्ट होगा उसमें पहले क्या आना चाहिए, पहले 2 आएगा, उसके बाद 4 आएगा, उसके बाद 3 आएगा, उसके बाद 1 आएगा। 2 4 3 1 जो भी होगा उसका आंसर करेक्ट होगा। देखो यहाँ पर भी लिखा है, और भी एक ऑप्शन है, पासिंग ऑफ अप्रोप्रिएशन बिल। ये भाई मेरे बजट को प्रेजेंट करने से पहले होता है, तो मैं कह सकता हूँ 1 के पहले 5 रखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, 1 के पहले मुझे 5 रखना पड़ेगा, यानी कि पहले 5 होगा फिर 1 होगा। मतलब कहने का भाई मेरे ये है, अभी आपको 2 4 3 5 1 इसका आंसर करेक्ट होना चाहिए। क्या बोला, 2 4 3 5 1। एक सेकेंड, एक सेकेंड। सबसे पहले भाई मेरे बजट को प्रेजेंट ही करते हैं ना, प्रेजेंट। अच्छा सॉरी, पासिंग बिल नहीं लिखा है, ठीक 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 ठीक, गड़बड़ कर दिया है हमने। अच्छा, पास नहीं प्रेजेंट लिखा हुआ है, ठीक 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 ठीक। चलो शुरुआत से करते हैं, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। हाँ, तो सबसे पहले क्या करेंगे, बिल को पहले प्रेजेंट करेंगे। ठीक है, प्रेजेंट करने के बाद उस पर जनरल सा डिस्कशन होने वाला है। ठीक है, उस पर जनरल सा डिस्कशन होता है, फिर उसके बाद उसकी क्या बोलते हैं, स्क्रूटनी की जाती है, मतलब उसकी डिपार्टमेंट के द्वारा जांच की जाती है। बात पल्ले पड़ी, फिर उसके बाद लोग अपनी अपनी मांग रखते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद पासिंग ऑफ द अप्रोप्रिएशन बिल होता है, उसके बाद प्रेसिडेंट साइन करता है। बात पल्ले पड़ी, तो कौन कौन सा पहले आएगा, पहले 1 यानी क्या आएगा, फिर आएगा जाकर 2 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 3 आएगा, और फिर उसके बाद 5 आएगा। 1 2 4 3 5 होना चाहिए, कौन सा, 1 2 4 3 5। ठीक है, देख लें एक बार, 1 2 4 3 5। ठीक है, आपका जो ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
अगला क्वेश्चन है द रिमूवल ऑफ द प्रैक्टिस ऑफ ब्रिंगिंग द लेडजर रैप्ड इन रेड क्लॉथ स्ट्रेंथेंड विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिसी। मतलब कहने का मतलब क्या है कि जो पहले क्या था, मतलब पूरे में क्वेश्चन का सिनेरियो समझाता हूँ कि पहले क्या था। पहले जो बैग जो क्या बोलते हैं जाकर मतलब बजट जो लाया जाता था वो लाल कपड़े में लपेट कर एक बैग में, चमड़े के बैग में पहले क्या बोलते हैं जाकर लाया जाता था। ठीक है, मजबूत लाल कपड़े में लाया जाता था। लेकिन पूछा है जाकर ये प्रथा को भाई मेरे जो थी जाकर ये हटा क्यों दी गई। वो इसलिए हटा गई, मतलब जो हटा दी गई, मतलब जो ये प्रथा हटा दी गई किस पॉलिसी, यानी किस पॉलिसी के तहत, इनमें से जो पॉलिसी ये दी हुई हैं किस पॉलिसी के तहत इसको हटा दिया गया था, आपसे ये पूछा है। ठीक है, सॉरी। तो ये बजट जब प्रस्तुत किया गया था ये मेक इन इंडिया के तहत प्रेजेंट किया गया था, यानी कि उस प्रथा को हटाने का जो मेन रीज़न था, जो भी प्रथा पॉलिसी होगी वो मेक इन इंडिया यानी कि इंडिया में होनी चाहिए, इंडिया की जो पॉलिसी से रिलेट करते हो, यानी कि उन्होंने मेक इन इंडिया के तहत इस पॉलिसी को हटाया था। ठीक है, इस पॉलिसी के तहत ये प्रथा को हटा दिया गया था। ठीक है, यानी कि उसके बाद बजट को किस पर प्रेजेंट किया जाने लगा, डिजिटल, यानी कि आईफोन या सॉरी आईपैड पर, किस पर, आई पैड पर, यानी कि डिजिटल बना दिया गया। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज द प्रैक्टिस ऑफ ब्रिंगिंग द लेडजर रैप्ड इन रेड क्लॉथ कॉल्ड। जो भाई मेरे आपसे पूछा है जब लाल कपड़े में चमड़े के बैग को जब क्या किया जाता था, लाया जाता था जाकर, यानी कि उस बजट को पेश करने के लिए लाया जाता था, तो भाई मेरे इस प्रथा को क्या कहा जाता था। आपसे पूछा है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, तो उसको बोला जाता था बही खाता। क्या बोला जाता था, बही खाता। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वेन वॉज द फर्स्ट पेपरलेस बजट प्रेजेंट इन। तो पहली बार जब पेपरलेस बजट प्रेजेंट किया गया था, तो भाई मेरे आपसे पूछा है जाकर कि ये जो पेपरलेस बजट था भाई मेरे ये कब प्रस्तुत किया गया था, यानी कि पहला जो था जाकर पेपरलेस जो बजट आपसे पूछा है जाकर पेपरलेस कह लीजिए या फिर बोल सकते हैं आप डिजिटल भी, आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि पहला डिजिटल बजट कब प्रस्तुत किया गया था या फिर पेपरलेस बजट कब प्रस्तुत किया गया था। तो ऑप्शन इसका फोर्थ करेक्ट हो जाएगा, 2021 में निर्मला सीतारमण के द्वारा पहला पेपरलेस बजट या डिजिटल बजट प्रेजेंट किया गया था। ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। When was the tradition of carrying the budget in a leather briefcase ended। यानी कि देखो आपसे पूछा है कि जो अ, आपसे पूछा है, तो आपसे पूछा है भाई मेरे कि चमड़े में, चमड़े के बैग में जो भाई मेरे क्या बोला जाता है, बजट को लाने की प्रथा को भाई मेरे कब कर दिया गया, कब मतलब समाप्त कर दिया गया था। तो भाई मेरे जब पहले बजट किस में आता था, चमड़े के बैग में, तो उस प्रथा को हटाया गया था 2019 में। बात पल्ले पड़ी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, यानी ऑप्शन पहला हमारा करेक्ट है। आपसे ये भी पूछा है कि हु एंडेड द ट्रेडिशन कैरिंग द बजट इन अ लेदर ब्रीफकेस। यानी कि लेदर ब्रीफकेस में जो पहले बजट आता था उस प्रथा को किसने खत्म किया था, आपसे ये पूछा है। तो उसको खत्म किया था फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने। ठीक है, ऑप्शन सेकेंड हमारा करेक्ट है, यानी दूसरा करेक्ट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किसने स्टार्ट किया द ट्रेडिशन ऑफ कैरिंग द बजट इन अ लेदर ब्रीफकेस। मतलब आपसे पूछा है कि जो चमड़े के बैग में लाने की प्रथा जो थी वो किसने शुरू की थी। तो वो थे आर के सन्मुखम चेट्टी, आर के सन्मुखम चेट्टी, जो कि फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर हैं। कौन है, फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर, यानी कि पहले वित्त मंत्री जो बोले जाते हैं वो थे आर के सन्मुखम चेट्टी। पहले फाइनेंस मिनिस्टर मतलब इंडिया के पहले फाइनेंस मिनिस्टर, नॉट एट ऑल मतलब पूरे वर्ल्ड में, समझ रहे हो कि नहीं। सबसे पहले ऑसबॉर्न स्मिथ ने पहला क्या किया था, बजट को प्रेजेंट किया था। इस बात को याद रखना जाकर, ठीक है, वर्ड में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो इसका आंसर जो होगा फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। एक सेरेमनी थी इज परफॉर्म्ड एज अ पार्ट ऑफ द इंडियन ट्रेडिशन ऑफ हैविंग समथिंग स्वीट बिफोर स्टार्टिंग एन इम्पोर्टेंट वर्क। मतलब कहने का मतलब यह है किसी भी समारोह में
जो किस प्रदर्शन करने के इज परफॉर्म्ड एज अ पार्ट ऑफ द इंडियन ट्रेडिशन ऑफ हैविंग समथिंग स्वीट बिफोर स्टार्टिंग एन इम्पॉर्टेंट वर्क। तो आपसे कहा है किसी भी समारोह को परफॉर्म मतलब शुरू करने से पहले कुछ मीठा खाने की जो भारतीय परंपरा का एक भाग के रूप में यूज किया जाता था, जो कि एक इम्पॉर्टेंट काम होता था। मतलब वो जैसे कि आप क्या करते थे, कभी कभार आप जैसे कि मान लो कोई कहीं भी जाते तो आपके मम्मी मम्मी पापा क्या करते थे, दही चीनी खिलाते थे किसी शुभ काम को करने से पहले, कहीं आप जब जा रहे होते हैं। तो भाई मेरे आपसे पूछा इनमें से कौन सा एक डेजर्ट था यानी स्वीट जो था, तो उसका उपयोग किया जाता था किसी इंपॉर्टेंट काम को करने के पहले। तो उसका ऑप्शन जो हमारा होगा थर्ड करेक्ट हो जाएगा, हलवा का उपयोग किया जाता था। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। When did globalization come into practice in Indian economy? भारतीय अर्थव्यवस्था में ग्लोबलाइजेशन कब मतलब कि आई। ठीक है, तो ग्लोबलाइजेशन जो थी अगर इंडिया में भाई मेरे कब आई, आपसे ये सवाल पूछा है, तो हो जाएगा 1991। आप 1991 तो दिया नहीं है, फिर क्या किया जाए, तो फिर आप इसको लगा लीजिए 1992 लगाएंगे। क्या लगाएंगे, 1992। बात पल्ले पड़ी, यानी कि 1992 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग फाइनेंस मिनिस्टर्स ओपनड द इकोनॉमी, यानी कि इनमें से कौन से वित्त मंत्री हैं जिन्होंने अर्थव्यवस्था को खोल कर रख दिया, यानी कि पूरी खुले मार्केट बना दी। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइनेंस मिनिस्टर्स ओपनड द इकोनॉमी, बात पल्ले पड़ी। तो वो थे इकलौते हमारे मनमोहन सिंह, सरदार जी मनमोहन सिंह। ऑप्शन पहला हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हु वॉज द फर्स्ट राज्यसभा मेंबर टू होल्ड द फाइनेंस पोर्टफोलियो, यानी कि पहला जो मतलब वह कौन था जिसने फर्स्ट राज्यसभा मेंबर था, जो कौन पहला राज्यसभा का सदस्य था जिसने फाइनेंस पोर्टफोलियो को कंट्रोल कर रखा था। ठीक है, हु वॉज द फर्स्ट राज्यसभा मेंबर टू होल्ड द फाइनेंस पोर्टफोलियो। तो इसका जो आंसर करेक्ट होगा जाकर वो भाई मेरे एक ही आदमी था जो बहुत ही फेमस था। ठीक है, उसका नाम है इसमें से मनमोहन सिंह, इंदिरा गांधी। आंसर इसका जो करेक्ट होगा वो होगा प्रणब मुखर्जी। कौन होगा, प्रणब मुखर्जी। ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। who presented the shortest speech for the interim budget of 1977। तो भाई मेरे आपसे पूछा है जो सबसे कम स्पीच जो थी अंतरिम बजट यानी कि 1970 के अंतरिम बजट में सबसे कम स्पीच दी, तो उनका नाम था हीरू भाई पटेल। कौन था, हीरू भाई पटेल। ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से पहला पहली औरत कौन सी थी जिसने टू होल्ड द पोस्ट ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर, जिसको वित्तीय मंत्री के पद पर बनी। ठीक है, तो वो थी एक इकलौती हमारी, कौन, निर्मला सीतारमण। ठीक है, निर्मला सीतारमण। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया हो। ठीक है, यानी पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। व्हेन वाज द फर्स्ट यूनियन बजट ऑफ इंडिया प्रेजेंटेड, यानी आपसे पूछा है व्हेन वाज द फर्स्ट यूनियन बजट ऑफ इंडिया प्रेजेंटेड। तो प्रेजेंट किया गया था इसको
26 नवंबर 26 नवंबर 1947 को, 26 नवंबर 1947 को पहला हमारा संघ बजट भारत का प्रस्तुत किया गया था। बात पल्ले पड़ी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हु प्रेजेंटेड द फर्स्ट यूनियन बजट ऑफ इंडिया। तो जिन्होंने पहला जो हमारा यूनियन बजट भारत का प्रेजेंट किया था वो थे आर के शनमुखम चेट्टी। आर के शनमुखम चेट्टी। ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हु हैज़ प्रेजेंटेड द मोस्ट यूनियन बजट। मतलब कहने का ये सबसे अधिक बजट प्रेजेंट करने वाले कौन है। सबसे अधिक जो प्रेजेंट किया था 10 बार, उनका नाम था मोरारजी देसाई, जिन्होंने 10 बार बजट प्रेजेंट किया है। बात पल्ले पड़ी। यानी जो यूनियन बजट जो था 10 बार जिन्होंने प्रेजेंट किया है, मतलब प्रेजेंट किया है। ठीक है। और शुरुआत में जब इन्होंने पहला जो बजट प्रस्तुत किया था 1959 से 1963 तक किया था। ऐसे ही आगे चलते रहे। आपसे पूछेगा नहीं, इंपॉर्टेंट है ये। सबसे अधिक बजट किसने, ये यूनियन सबसे अधिक यूनियन बजट किसने प्रेजेंट किया, तो आपसे पूछेगा मोरारजी देसाई। और कितनी बार? 10 बार। ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हु प्रेजेंट्स द यूनियन बजट ऑन इंडिया। तो मतलब कि भारत में जो संघ बजट को कौन प्रस्तुत करता है, आप कहेंगे फाइनेंशियल मिनिस्टर। ठीक है। ऑप्शन पहला हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। व्हेन विल द न्यू फाइनेंशियल ईयर बिगिन। यानी कि आपसे पूछा है जाकर नया वित्तीय वर्ष जो होता है कब से शुरू होता है। तो नया वित्तीय वर्ष जो होता है वो 1 अप्रैल से शुरू होता है। किससे? 1 अप्रैल से नया वित्तीय वर्ष शुरू होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। द यूनियन बजट लाइज इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो ये क्या बोलते हैं जाकर, जो हमारा संघ बजट है ये किस भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में निहित है? ये भाई मेरे 112 आर्टिकल में निहित है। बात पल्ले पड़ी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। व्हेन विल द यूनियन बजट बी प्रेजेंटेड। तो आपसे पूछा है जाकर कि संघ बजट भाई मेरे कब प्रस्तुत किया जाएगा। तो भाई में कब प्रस्तुत किया जाता है? तो भाई मेरे जब भी इसको प्रस्तुत किया जाता है तो उसको फरवरी का पहले दिन, फरवरी का पहला दिन, समझ रहे हो कि नहीं? फरवरी का पहला दिन, फरवरी का पहले दिन बजट को प्रेजेंट किया जाता है कभी भी। ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब ये सारे क्वेश्चन जो दिख रहे हैं ना आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, कई बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं। ठीक है। तो इनको याद रखिएगा। आपसे पूछा है कि भाई मेरे डेड ट्रैप क्या होता है। डेड ट्रैप का मतलब क्या है? भाई मेरे आपसे पूछा है ऋण जाल क्या होता है। इसका हिंदी मतलब होता है, डेट मतलब ऋण होता है, ट्रैप मतलब जाल होता है। तो ऋण जाल क्या होता है? ऋण जाल का मतलब क्या है? तो ऋण जाल वो होता है, जैसे कि मैंने कहा, मान लो जैसे कि आपने समझाने के लिए आपने ए से कुछ रुपए उधार लिए, आपने ए से कुछ रुपये, मान लो मैंने कहा x रुपये उधार लिए। ठीक है। अब आपने क्या किया? अब भाई मेरे आपने जब ए बंदे से 100 रुपया उधार लिया, तो अब क्या करेगा वो भाई मेरे? थोड़े दिन बाद अपने रुपये मांगेगा ही मांगेगा ए बंदा। तो आपने क्या किया कि भाई मेरे इस पर जो होता है जाकर इस पर कुछ लग गया ब्याज। क्या लग गया? ब्याज। मतलब आपको मतलब है जब आप कर्ज को क्या बोलते हैं, कर्ज को उतारने के लिए जो कर्ज लेते हैं, यानी कर्ज को उतारने के लिए जो कर्ज लेते हैं उसी को बोलते हैं हम डेड ट्रैप। यानी कि इन एबिलिटी टू रिपे द क्रेडिट अमाउंट, एबिलिटी टू पे द क्रेडिट अमाउंट, ओवर स्पेंडिंग टिल नो मनी इज लेफ्ट। तो आप इनमें से क्या लगाएंगे? जब आप क्या करते हैं, जब आप अयोग्य होते हैं भुगतान को, मतलब उधार वाले पैसे को देने में असमर्थ हो जाते हैं, यानी उधार के लिए भी आप उधार लेते हैं, उसी को हम बोलते हैं डेट ट्रैप। ठीक है। तो यानी ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अरे अरे, इसमें तो ऑप्शन भी लगा, चलो कोई बात नहीं।
इन द बजट यानी कि बजट में विच टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर इज एक्सपेंडिचर ऑन लैंड, विच टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर इज एक्सपेंडिचर ऑन लैंड। बात तो इसका जो आंसर मतलब कहने पहले इसको क्वेश्चन को समझते हैं। मान लो आपने कोई क्या बोलते हैं जाकर, यानी कि जो भारत में जो सरकार जो होती है जो भूमि पर खर्च करती है, मतलब मान लो कोई बिल्डिंग बना दी, ठीक है, उसने कोई बिल्डिंग बना ली, मतलब बिल्डिंग बनवाने के लिए कोई भूमि खरीदी, जमीन ले ली, ठीक है ना। तो उस जमीन पर का जो खर्च होगा उसको किस कैटेगरी में रखा जाएगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऐसा इसमें रखा जाएगा, प्लान एक्सपेंडिचर ऐसा कुछ नहीं है, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, बेकार के ऑप्शन है। केवल केवल कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर जब कभी भी आपसे पूछा जाएगा तो इसमें आपसे ज़्यादातर मोस्टली यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में ही बात की जाएगी। किसके? इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि कहीं बिल्डिंग बना दी गई, कहीं ज़मीन खरीद ली गई, वगैरह वगैरह में, यानी कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ों पर खर्च करना जिससे हमारे देश का विकास हो। बात पल्ले पड़ी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा। इसमें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दिया है जो कि भाई मेरे ऑप्शन ए गलत है। बात पल्ले पड़ी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि डिस इन्वेस्टमेंट बाई गवर्नमेंट का मतलब क्या? डिस इन्वेस्टमेंट जैसे कि मतलब होता है, इन्वेस्ट का मतलब होता है किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना, डिस इन्वेस्ट का मतलब होता है किसी कंपनी को बेच देना। तो भाई मेरे अब अच्छा एक बात बताओ, गवर्नमेंट के द्वारा जब कोई भी भाई मेरे क्या होता है, एक सेकेंड, कहने का मतलब यह है कि गवर्नमेंट जब किसी मान लो कोई बिल्डिंग है उसके पास गवर्नमेंट की और इसने इसको बेच दिया, तो गवर्नमेंट जब किसी कंपनी को या किसी चीज़ को बेचती है तो बेच कर उसके पास क्या होता है, एसेट बढ़ जाते हैं, यानी कि उसके पास संपत्ति जो होती है जाकर बढ़ जाती है। लेकिन भाई साहब संपत्ति से बढ़ गया, लेकिन आप ये भी सोचो, सॉरी, बेचने के बाद उसके पास एसेट सॉरी कम हो जाती है। एसेट का मतलब होता है कि भाई मेरे उसके पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर, उससे हमारा क्या फ़ायदा होगा। मान लो जैसे कि मैंने कहा उसकी क्या हुई, बिल्ड यानी कि एसेट क्या हो गई, कम हो गई, ठीक है। तो संपत्ति यानी कि एसेट तो कम हो गई, पैसे भाई मेरे बढ़ गए। भाई मेरे किसी चीज़ को बेचने के बाद पैसा ही बढ़ेगा और एसेट जो होगी जाकर संपत्ति यानी कि बिल्डिंग वगैरह भाई मेरे कम हो जाएंगी। बात पल्ले पड़ी, ठीक है ना। तो डिस इन्वेस्ट का मतलब होता है कंपनी गवर्नमेंट के द्वारा कोई चीज़ जब बेची जाती है, जैसे कि और उससे क्या होगा, उसके पास पैसा बढ़ेगा, एसेट कम हो जाएगी। बात पल्ले पड़ी। तो आपसे ये भाई मेरे जो होता है जब डिस इन्वेस्टमेंट करेगा तो किस में आएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर में, सॉरी, हाँ कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं भाई मेरे गड़बड़ हो रहा है, इससे पैसा बढ़ रहा है ना, तो ये आ जाएगा कैपिटल रेवेन्यू में। किस में आएगा, कैपिटल रेवेन्यू में, ठीक है। यानी कि आप कह सकते हैं कैपिटल सेलिंग ऑफ इट्स फिक्स्ड कैपिटल एसेट, सेलिंग ऑफ इट्स बिल्डिंग। तो डिस इन्वेस्ट का मतलब होता है अपनी बिल्डिंग को बेच देना। सेलिंग ऑफ शेयर ऑफ पब्लिक, नो। इंटरप्राइजेज हेल्ड बाय इट, नो, ठीक है। बात पल्ले पड़ी, किसी बिल्डिंग को बेच देना। एक सेकेंड, इसमें हाँ सही बात है, ये भी हो सकता था कि भाई मेरे कैपिटल यानी कि पूंजी तो आपकी कैपिटल एसेट जो होती है अगर वो आपकी फिक्स हो जाती है, ठीक है। और या फिर कंपनी के किसी शेयर को भी बेच देना, ये भी बात सही है, ठीक है। और क्या था? तो ऑप्शन आप ज़्यादातर बेहतर लगाएंगे ऑप्शन डी, ठीक है। सारे ऑप्शन पढ़ने के बाद ही आप ऑप्शन क्लिक कीजिएगा, ठीक है। ऑप्शन डी इसका ज़्यादा बेटर है रादर देन बी के अपेक्षा। आपसे पूछा इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ गवर्नमेंट बजट, यानी कि सरकारी बजट, क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट बजट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी स्टेटमेंट सही है, आपसे ये पूछा है, ठीक है। तो आपको एक सेकेंड, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ गवर्नमेंट बजट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट।
ठीक है, चलो कोई बात नहीं। किसका फ़ोन आ रहा है, सॉरी। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि आपसे पूछा है कि गवर्नमेंट बजट के संदर्भ में किस प्रकार की, जो इसमें से कौन सी एक स्टेटमेंट करेक्ट है, तो स्टेटमेंट को पढ़ना पड़ेगा। बजट इज अ स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड एनुअल रिसीट एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। मतलब कहने का मतलब यह है कि बजट की जो बजट इज अ स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड, यानी कि मतलब कहने का यह है कि जो बजट एक ऐसा कथन है जिसका मतलब होता है कि भविष्य, यानी कि बात करते हैं, मैंने आपको 3 प्रकार के बजट के टाइप बताए थे, आपको मैंने पहले भी बताया था, आपको याद नहीं होगा। तो उसमें क्या होता है, ये बताता है एक्सपेंडिचर, ये सॉरी एक्सपेक्टेड एनुअल रिसीट के बारे में बात करेगा। किसकी? एक्सपेक्टेड एनुअल रिसीट के बारे में, यानी कि एक्सपेक्टेड वार्षिक आय के बारे में बात करता है, ठीक है, या इनकम के बारे में बात करेगा। रिसीट का मतलब यही होता है, ठीक है। और जैसा कि मैंने बताया था इस्टीमेटेड बजट आपको बताया था मैंने, तो आपका पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बाकी यानी कि इसका मतलब सारे ऑप्शन गलत हैं। एक ही ऑप्शन जब करेक्ट हो सकता है, सारे तो करेक्ट हो नहीं सकते, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या है, टैक्स द इम्पैक्ट ऑफ विच लाइज ऑन द पर्सन ऑन होम इट इज लीगली इम्पोज्ड इज इट इज नोन एज। देखो, आपसे पूछा है जो आप पर अगर कोई टैक्स लगाया जाता है आप पर, यानी कि कर जो होता है जाकर, जो क्या बोलते हैं, द इम्पैक्ट ऑफ विच लाइज ऑन द पर्सन, जो भाई मेरे व्यक्ति पर लगाया जाता है, वो भाई मेरे लीगली इम्पोज किया जा रहा हो, तो भाई मेरे वो कौन सा एक टैक्स होगा, उसको बोलेंगे हम डायरेक्ट टैक्स। बात पल्ले पड़ी, डायरेक्टली आप पर थोप दिया जाता है। जैसे कि मैं बताता हूँ, डायरेक्टली का मतलब ये होता है, जैसे कि आपकी, मैंने कहा कुछ आय है, ठीक है, और आय में से आप डायरेक्ट टैक्स देते हैं कि नहीं, तो आपसे वो डायरेक्टली टैक्स लिया जाता है जो कि गवर्नमेंट के पास पहुंचता है, इसको बोलेंगे हम डायरेक्ट टैक्स, यानी कि प्रत्यक्ष कर बोलेंगे। चलते, जैसे इसका हिस्सा नहीं था इस क्वेश्चन का, इस टॉपिक का, लेकिन फिर भी मजबूरी आ गई है तो बताना पड़ेगा। याद कर लोगे तो आपका भी कुछ नहीं चला जाएगा। निम्नलिखित में से इज नॉट अ नॉन टैक्स रिसीट। देखो, टैक्स के मैं अलग क्वेश्चन करूंगा, टैक्स से रिलेटेड जितने भी होंगे, ठीक है। अभी अब आ गए हैं तो 1 2 4 क्वेश्चन, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, मैं बताता चलता हूँ। निम्नलिखित में से इज नॉट अ नॉन टैक्स रिसीट, क्या होती है? नॉन टैक्स रिसीट मतलब कि होता है जिस पर आपको क्या करते हैं जाकर, निम्नलिखित में से नॉट अ नॉन टैक्स, जो टैक्स रिसीट का हिस्सा नहीं है। तो भाई मेरे गिफ्ट टैक्स जो होता है ये नॉन रिसीट का हिस्सा नहीं है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ए टैक्स द बर्डन ऑफ विच कैन बी शिफ्टेड ऑन टू अदर। मतलब कहने का मतलब ये है कि भाई मेरे एक टैक्स ऐसा हो, जैसे कि मतलब कि वो आपको खुद नहीं पे करना होगा, वो क्या करेगा, आपका टैक्स दूसरा पे करता है। जैसे कि होता है कंज्यूमर, आप क्या करते हैं, मैंने कहा मान लो, आज एक आराम से समझो, मैंने कहा मान लो आप यहाँ से एक टॉफ़ी लाए, यहाँ से एक टॉफ़ी लाए, आपने बेचनी शुरू की, आप एक शॉपकीपर हैं, ठीक है ना, आप एक शॉपकीपर हैं और आप टॉफ़ी इससे लाए। तो आप बताओ, अब आपसे इसको जब देगा तो ये भाई मेरे इसमें जीएसटी वीएसटी सब लगी होगी, ठीक है ना। आपको जब ये बेचेगा ये वाला बंदा, ये वाला, तो आपको भाई साहब आपको जीएसटी सहित देगा, लेकिन आप क्या उसकी जीएसटी पे करेंगे? नहीं। आप क्या करेंगे, आप दूसरे को आदमी को बेच देंगे, मान लो बी को बेच दिया, तब आप उसमें जीएसटी वगैरह सब इंक्लूड कर लेते हैं ना, तो अब टैक्स कौन पे करेगा? बी पे करेगा। इसका मतलब यह है कि आप तो स्वयं टैक्स ना देकर दूसरे से जब आपका कोई टैक्स पे करता है, उसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। बात पल्ले पड़ी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। द इंसिडेंस ऑफ टैक्स रिफर्स टू, यानी कि द इंसिडेंस जो टैक्स ऑफ टैक्स होता है वो किस रिफर करता है, किस चीज़ को? तो ये इंसिडेंस जो ऑफ टैक्स होता है ये किसको निहित मतलब रिफर करता है? ये हमेशा जो अल्टीमेटली बियर्स होता है, बियर्स बियर्स नहीं बोलते, उसे बियर्स बोलते हैं, ठीक है, बियर्स द मनी बर्डन ऑफ द टैक्स, ठीक है। यानी कि आप कह सकते हो क्या बोलते हैं जाकर, एक ऐसा टैक्स बर्डन होता है जो हमेशा क्या होता है, स्टेक होल्डर का मतलब जानते हो, जैसे कि मानकर चल दो बायर्स और सेलर्स या प्रोड्यूसर्स, ठीक है, या बोल सकते हो कंज्यूमर्स, उनके लिए इन पर ये उन पर इनकी ये इंसिडेंस टैक्स उनके लिए उनकी बात करता है। तो यानी कि ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन गलत है, आपको ये बताना है। तो रेवेन्यू रिसीट आर रेगुलर इन नेचर, बिल्कुल राजस्व आय जो होती है जाकर वो आपको रेगुलर होती है, पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ठीक है, राजस्व आय का मतलब रेगुलर होने का मतलब यह है, जैसे कि मान लो सरकार आपको पैसे देती है, जो सब्सिडी देती है रेगुलर देती है, जो स्कॉलर देती है वो भी देती है, कोई योजना में पैसे देती है वो भी रेगुलर ही कैटेगरी में आते हैं। बात पल्ले पड़ी, तो ऐसे चीज़ों को हम रेगुलर करते हैं। दूसरी चीज़, अगला चलते हैं, ऑप्शन देखते हैं। देयर इज़ नो फ्यूचर ऑब्लिगेशन टू रिटर्न द अमाउंट इन केस ऑफ रेवेन्यू रिसीट। देखो हाँ, आपको जैसे कि मैंने कहा, आपको जैसे कि कोई सब्सिडी दे दी तो आपके सरकार आपसे वापस ले लेगी? कभी नहीं भाई मेरे वापस लेगी। तो ऑप्शन बी भी हमारा करेक्ट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन ऑप्शन की ओर। कैपिटल रिसीट इधर क्रिएट एन एसेट और कॉज अ रिडक्शन इन द लाइबिलिटी। ये भी बात सही है कि कैपिटल जो रिसीट होती है जाकर, पूंजीगत आय जो होती है जाकर, इसमें या तो क्या बोलते हैं, आप कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे, सीधी सी बात है, कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, कोई बिल्डिंग बना डाली, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर दिया, ठीक है, जिससे आप पर कर्ज, यानी कि आपसे कर्ज तो बढ़ेगा लेकिन आपकी संपत्ति वो बढ़ जाती है। ऑप्शन सी भी हमारा करेक्ट है। चलते हैं अगले ऑप्शन की ओर। बोरोइंग आर ट्रीटेड एज कैपिटल रिसीट। अच्छा भाई मेरे एक सेकंड यहाँ से आपसे पूछा कंपनी आय होनी चाहिए, तो कैपिटल रिसीट तो भाई मेरे जब भी पॉसिबल है ना, जब आप किसी कंपनी को बेच सकें, है ना। पूंजीगत आय, आपको कंपनी को बेचना पड़ेगा। तो आपसे पूछा क्रिएट एन एसेट, क्रिएट एन एसेट नहीं होगा, ऑप्शन सी हमारा गलत है। यानी ऑप्शन दूसरे से डी पढ़ते हैं। बोरोइंग आर ट्रीटेड एज कैपिटल रिसीट एज दे लीड टू एन इंक्रीज इन लाइबिलिटी। मतलब कहने का मतलब यह है कि पूंजी आपकी जब, यानी कि आय जब बढ़ जाए, जब आपसे किसी से उधार ले लें, यानी कि उधार लेकर अपने पास पैसे तो इकट्ठा कर लिए, लेकिन भाई मेरे आप पर कर्ज तो बढ़ गया ना। तो भाई मेरे जाहिर सी बात ऑप्शन डी भी हमारा करेक्ट है, ऑप्शन सी हमारा जो है वो गलत है। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा गलत है। बात पल्ले पड़ी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आइडेंटिफाई द नॉन टैक्स रेवेन्यू फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इट रिफर्स टू द क्लेम ऑफ द गवर्नमेंट ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ पर्सन हु डाइज विदाउट लिविंग बिहाइंड एनी लीगल हेयर और अ विल। ठीक है, तो आप इसको डायरेक्ट बता सकते हैं, स्टेट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टेट्स। ठीक है, स्टेट्स बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसका हिंदी मतलब आपको मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा आपको समझने में प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो क्या है इसका मतलब, समझिए कि निम्नलिखित कथन से, यानी कि जो कथन दिया हुआ है, गैर कर है एक टैक्स जो है नॉन टैक्स है, राजस्व की पहचान कर, जो नॉन टैक्स रेवेन्यू की पहचान करनी है। ठीक है, और इस कथन से यह संदर्भी एक ऐसा या कर है जो सरकार का दावा ऐसे व्यक्ति की संपत्ति जो बिना कोई कानूनी उत्तराधिकारी या वसीयत छोड़े मर जाता है, तो उसको हम बोलेंगे इस चीट्स। क्या बोलेंगे? इस चीट्स। आई होप आप को ये क्वेश्चन पल्ले पड़ गया हो। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यार इसमें ये बहुत खतरनाक चीज़ है, ये ऑप्शन लग गए हैं। चलो कोई बात नहीं। यूनियन बजट इज द बजट ऑफ, यानी जो संघ बजट है वो किस प्रकार का बजट है? लोकल नहीं, स्टेट नहीं, इलेक्शन कमीशन नहीं, एक ही ऑप्शन करेक्ट है, सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी केंद्रीय कर बोला जाता है। बोरोइंग्स आर इक्विवेलेंट टू, जब आप किसी से क्या बोलते हैं, उधार ले लेते हैं, तो उस उधार को बोला जाता है फिस्कल डेफिसिट। ठीक है, फिस्कल डेफिसिट यानी कि राजस्व घाटा। बात पल्ले पड़ी। एक्चुअल में फिस्कल डेफिसिट में मतलब होता क्या है मैं बताता हूँ। चलो छोड़ो, अभी नहीं, बाद में बात करेंगे, अभी बताएंगे तो पल्ले भी नहीं पड़ेगा। एक्चुअल में जो फिस्कल डेफिसिट जो होता है जाकर, इसमें हम क्या बोलते हैं, उधार को इंक्लूड ही नहीं करते हैं। ठीक है ना, उधार को इंक्लूड नहीं करेंगे, बाकी टोटल एक्सपेंडिचर में से हम टोटल रेवेन्यू को घटा देते हैं, टोटल रिसीट्स को घटा घटा देते हैं। ठीक है, तो और उसमें हम क्या करेंगे, उधार जो होता है, ठीक है, उसको हम कंसीडर नहीं करते हैं, इसी को बोलते हैं फिस्कल डेफिसिट। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपसे पूछा स्चीट्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ, स्चीट्स जो होता है जाकर भाई मेरे किस चीज़ का एक उदाहरण है? तो स्चीट्स जो एग्जाम्पल है, उदाहरण है, वो रेवेन्यू यानी कि राजस्व आय का एक उदाहरण है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
टोटल एक्सपेंडिचर ऑन नेशनल डिफेंस, यानी कि राष्ट्र सुरक्षा पर जो खर्च यानी कि कुल खर्च किया जाता है भारत में, वो किस कैटेगरी में आता है? तो भाई मेरे आप कहेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, पार्सली ईच, या फिर कॉन्फिडेंशियल। तो भाई मेरे जो इसका आंसर जो आपका करेक्ट होगा वो इनमें से किस पर होगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, राजस्व खर्च पर होता है। बात पल्ले पड़ी, क्योंकि इसको हम रेगुलर खर्च करते हैं भाई मेरे। आप ये खुद सोचो, राष्ट्रीय सुरक्षा पर आप रेगुलर खर्च करते हैं ना, इसीलिए ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एडमिनिस्ट्रेटिव रेवेन्यू इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि जो प्रशासकीय खर्च जो होता है जाकर, वो भाई मेरे निम्नलिखित में से किस में शामिल किया जाता है? तो उसमें भाई मेरे वो फाइन्स एंड पेनाल्टी, यानी कि आपसे जुर्माना और भुगतान में यानी कि शामिल किया जाता है एडमिनिस्ट्रेटिव रेवेन्यू को। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से इज नॉट अ नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट, मतलब जो क्या बोलते हैं जाकर, नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट का एक हिस्सा नहीं है। सीधी सी बात है, जो टैक्स नहीं हो, मतलब कि जो नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट का हिस्सा हो, ठीक है। तो देखो आप ये बात जानते हो, जो नॉन टैक्स का हिस्सा नहीं हो सकता वो इंटरेस्ट रिसीट कभी भी नहीं हो सकता, ठीक है। यानी कि ब्याज आय हमारी कभी भी उसका हिस्सा नहीं हो सकती, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपसे पूछा है ए वेल प्लान्ड फिस्कल पॉलिसी में नॉट हेल्प इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया, जो एक यानी कि अच्छी तरीके से योजना बनाई हुई राजस्व नीति यानी कि किसमें आपको क्या कर सकते हैं, किस क्षेत्र में यानी कि आपको सहायता नहीं कर सकती है? तो भाई मेरे वो कभी भी आपको जो आपको क्या बोलते हैं जाकर हेल्प नहीं कर सकती है। तो कौन सा आपको लगता है ऑप्शन करेक्ट हो सकता है? वो एक ही हो सकता है, चाहे कैसी भी आप फिजिकल पॉलिसी क्रिएट कर लें, अच्छे से बना लें, वो भाई मेरे रिड्यूस नहीं कर सकती रेपो रेट को। समझ रहे हो कि नहीं? रिड्यूस नहीं कर सकती रेपो रेट को। तो रेपो रेट होती क्या है? जब भाई मेरे क्या करते हैं, रिजर्व बैंक जो होता है जाकर किसी दूसरी बैंक को बिना सॉरी अगेंस्ट कोलेट्रल के भाई मेरे थोड़े समय कुछ समय के लिए देता है, यानी कि थोड़े शॉर्ट पीरियड के लिए जब उधार देता है, उसी को हम रेपो रेट बोलते हैं। और रेपो रेट भाई मेरे किसी भी योजना से कम नहीं की जा सकती, किसी भी राजकोषीय नीति से कम नहीं की जा सकती है, ठीक है। ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। व्हाट हैपेंस व्हेन द गवर्नमेंट फेल्स टू पास द बजट, आपसे पूछा है कि क्या होगा जब भाई मेरे गवर्नमेंट बजट को पास करने में असफल होती है। तो इससे भाई मेरे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। अगर कोई भी सरकार बजट को पास करने में असफल होती है, तो उससे पूरी की पूरी परिषद, जो मंत्रियों की पूरी परिषद होगी, वो रिजाइन कर देगी एंड अपने पद से, और गवर्नमेंट गिर जाएगी, यानी सरकार गिर जाएगी। बात पल्ले पड़ी, ठीक है। यानी ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाउ मेनी टाइम्स द प्रेजेंट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ बिहार मिस्टर सुशील कुमार मोदी हैज प्रेजेंटेड द बजट एज फाइनेंस मिनिस्टर? अरे सारी प्रेजेंट कुछ नहीं, आपको बताना है मिस्टर सुशील कुमार मोदी ने, मतलब मिस्टर सुशील कुमार मोदी ने बजट को एक वित्तीय मंत्री के तौर पर कितनी बार प्रेजेंट किया है, आपसे ये पूछा है, ठीक है। तो आप इसको कहेंगे जाकर 10 बार, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ऑप्शन नहीं दिया है, आप इस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, बकवास क्वेश्चन है, क्योंकि इसका ऐसे रिलेट नहीं करता है। और ये क्या है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट रिसर्च हैव सेवरली लैगली इन्वेस्ट इन इंडिया, ये भी आप छोड़ दीजिए, बेकार क्वेश्चन है, जो आएगा ही नहीं, उसका कोई मतलब नहीं है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर क्रेडिट रेटिंग एजेंसी या एजेंसीज इन इंडिया,
जो भाई मेरे क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है भारत में, कौन सी एक क्रेडिट एजेंसी है इनमें से? तो क्रिसिल है, बिल्कुल है, क्रिसिल अपने आप में है। इकरा है, बिल्कुल है। केयर है, बिल्कुल है। और आप ले सकते हो इसमेरा भी है, इसमेरा भी है, ठीक है। और फिच इंडिया भी है, फिच इंडिया भी है। और फिच इंडिया और ब्रिक वर्क रेटिंग भी है। कौन सी? ब्रिक वर्क रेटिंग, ब्रिक वर्क रेटिंग, ठीक है। ये भाई साहब क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं भारत में। तो इनमें से यानी कि ऑप्शन लगाएंगे सभी हैं, चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट टैक्स? सर्विस टैक्स जो होता है ये भाई मेरे एक डायरेक्ट टैक्स नहीं है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट टैक्स इन इंडिया? तो कौन सा होगा? देखो, जो डायरेक्ट टैक्स होता है भारत में, देखो आप किस पर लगा सकते हैं, मतलब कौन कौन से हो सकते हैं, आपसे ये पूछा है। तो डायरेक्ट निम्नलिखित में से कौन है एग्जाम्पल है डायरेक्ट टैक्स का? तो एस्टिमेटेड जो टैक्स होता है ये नहीं है, स्टैम्प रजिस्टर फीस ये नहीं है, सेल टैक्स नहीं है, वेल्थ टैक्स। पूंजी पर जो आप टैक्स देते हैं वो डायरेक्टली आपके अकाउंट से कटता है ना, इसीलिए इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स, यानी कि वेल्थ टैक्स, यानी पूंजी कर, ठीक है। ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग is not a component of revenue receipt of the union government? जो राजस्व आय का इनमें से हिस्सा नहीं है, आपको वो बताना है बस। तो राजस्व आय आपकी भाई मेरे रेगुलर होती है, आप ये भी जानते हो। तो टैक्स जो होते हैं रेगुलर होते हैं, डिविडेंड एंड प्रॉफिट जो होते हैं जाकर, और डिस इन्वेस्टमेंट भाई मेरे इसका हिस्सा नहीं हो सकता है, ठीक है। कभी भी इसका हिस्सा नहीं होगा। बाकी डिविडेंड एंड प्रॉफिट भी हो सकता है, इंटरेस्ट भी हो सकता है, लेकिन डिस इन्वेस्टमेंट रिसीट भाई मेरे किससे होगा? या कोई फैक्ट्री को बेच दो या किसी कंपनी को बेच दो, उससे हमारा डिस इन्वेस्टमेंट रिसीट हो सकता है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन 3 हमारा जो कि सही नहीं है, ठीक है। ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और क्या बोलते हैं जाकर रेवेन्यू रिसीट्स का अंतर क्या कहलाता है? आपसे पूछा है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू रिसीट्स का जो डिफरेंस होता है वो हमारा क्या कहलाता है? रेवेन्यू कहलाता है, कुल व्यय कहलाता है, राजस्व घाटा कहलाता है, कुल राजस्व घाटा कहलाता है। आपको इनमें से बताना है। तो कौन सा करेक्ट हो सकता है? तो आप कहेंगे राजस्व घाटा होगा। क्या होगा? राजस्व घाटा, यानी कि रेवेन्यू डेफिसिट बोलेंगे, ठीक है, रेवेन्यू डेफिसिट। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जीएसटी जो होती है हमारी, जिसे हम आप देते हो ना, कहते हैं जीएसटी लग गई इतनी इतनी, तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स उसका फुल फॉर्म होता है। और लाइकली टू बी लेविड इन इंडिया इज़ नॉट अ। देखो, जो जीएसटी हमारी एक इनडायरेक्ट टैक्स है, इस बात को याद रखना जाकर, ठीक है। और जो पूछा है जाकर लाइकली टू बी लेविड इन इंडिया, यानी कि इंडिया में पॉसिबिलिटी संभवता लगती ही लगती है, जो इनमें से एक नहीं है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स लाइकली टू बी लेविड इन इंडिया इज नॉट अ। तो आप कहेंगे ग्रॉस वैल्यू टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स, कंजप्शन टैक्स या डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। तो आपको क्या लगता है इनमें से करेक्ट हो सकता है? थोड़ा सा मैं इसको इरेज कर देता हूँ, ठीक है। तो आप कहेंगे ग्रॉस वैल्यू टैक्स जो है वो भाई मेरे इसमें से नहीं है, जिस पर जीएसटी इंक्लूड नहीं की जाती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंसी इज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मुलेटिंग द फिजिकल पॉलिसी? यानी कि राजकोषीय, भारत में राजकोषीय नीति को संचालित करने के लिए कौन सी एजेंसी जिम्मेदार है, ठीक है ना। तो आप कहेंगे
सेबी, तो सेबी तो भाई मेरे क्या करती है जाकर उसको क्या बोलते हैं, रेगुलेट करती है शेयर, जहाँ पर शेयर मार्केट को, किसको, शेयर मार्केट को, तो ये तो हो नहीं सकती। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये हो सकता है। फाइनेंस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, नेशनल बैंक। तो आप कहेंगे जो भाई मेरे फिजिकल पॉलिसी जो वैसे एक बात मैं बताऊं, फिजिकल पॉलिसी भाई मेरे बैंक ऑफ इंडिया नहीं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नहीं हो सकती, क्योंकि बैंक ऑफ इंडिया मॉनेटरी पॉलिसी को रेगुलेट करते हैं, किसको, मॉनेटरी पॉलिसी को। आप कहेंगे ऑप्शन सी ज़्यादा बेटर है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बात पल्ले पड़ी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। Which of the following items is classified as capital receipt in the budget for the government of India? तो मतलब कहता है भाई मेरे पूंजीगत आय रेगुलर नहीं होती है, पहली बात, पूंजीगत आय कभी भी रेगुलर नहीं होती। तो पूंजीगत आय होगी कैसे, आप किसी कंपनी को बेच दो, ठीक है, या आप कह सकते हो किसी से उधार ले लो, तब आपके पास कैपिटल रिसीट बढ़ सकती है। तो ऑप्शन पढ़ेंगे जो इनमें से पूछा है, एक निम्नलिखित में से कौन सा एक आइटम है जो क्लासिफाइड किया गया एज कैपिटल रिसीट, जो कैपिटल पूंजी के अंतर्गत आता हो, ठीक है। तो कौन सा होगा, रिसीट्स फ्रॉम द कलेक्शन ऑफ इनकम टैक्स, नहीं भाई मेरे इनकम टैक्स रेगुलर वगैरह दिया जाता है। द बोरोइंग मेड, द बोरोइंग्स यानी उधार ले लेते हैं, मेड बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम द पब्लिक, यानी कि जनता से उधार लेकर, तो उधार वाली कैटेगरी भाई मेरे कैपिटल रिसीट में रखी जाती। अभी मैंने बताया था ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, इसके अलावा और कोई हो भी नहीं सकता। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। द इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिकल पॉलिसी इन अ कंट्री लाइक इंडिया इज दैट, यानी कि राजस्व नीति की महत्व, जो राजस्व नीति का महत्व जो भाई मेरे किसी भी देश में, भारत जैसे किसी भी देश में दिखाई देता है, तो आप कहेंगे वो भाई मेरे इट प्लेज अ मेजर रोल इन इंक्रीजिंग द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कैपिटल बोथ फॉर पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। बिल्कुल बात सही है, चाहे वो सार्वजनिक हो, चाहे क्या बोलते हैं जाकर निजी हो, चाहे निजी सेक्टर हो, चाहे क्या बोलते हैं सार्वजनिक सेक्टर हो, सभी में ये दिखाई पड़ सकता है। तो बिल्कुल मेजर रोल इसका भी होता है, ठीक है। इसका लक्ष्य होता है क्या करना, इम्बैलेंस, असंतुलन को कम करना, असंतुलन ना रहे, ठीक है। बिल्कुल बात सही है कि आय जो हो, आपकी आय या फिर पूंजी जो हो, उसमें संतुलन ना बिगड़े। इट हेल्प्स टू जनरेट सफिशियंट रिसोर्स, और ये क्या करता है, पर्याप्त मात्रा में सोर्स जो होता है यानी कि उनको उपलब्ध कराता है, यानी उत्पादन करता है। थ्रू डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स, यानी कि जो जनरेट होता है सफिशियंट जो रिसोर्स होता है, जो सरकार की आय होती है, वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स से माध्यम से बिल्कुल पर्याप्त मात्रा में आती रहती है, ठीक है। तो ये भी सही है। तो भाई मेरे आपको सभी चीज़ें देखने को ऑप्शन डी में मिलेगी, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है, ठीक है। निम्नलिखित में से इज नॉट अ पार्ट ऑफ द रेवेन्यू रिसीट फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत सरकार के लिए जो राजस्व आय इनका हिस्सा नहीं है, इनमें से बताना है। तो राजस्व आय जो होती है वो रेगुलर होती है, आप ये बात जानते हो, और आपको इनमें से बताना जो राजस्व आय का हिस्सा नहीं है, ठीक है। आपको पता है ब्याज जो होता है वो भाई मेरे रेवेन्यू रिसीट में आता है, बिल्कुल आता है। आप कहेंगे टैक्स आता है, भाई मेरे रिसीट रेगुलर दिया जाता है, तो ये भी कैप रेवेन्यू रिसीट में आता है। फिर प्रॉफिट भी भाई मेरे और क्या बोलते हैं अगर ये रेगुलर होते रहते हैं, ठीक है। आप कंपनी वगैरह डेली डेली नहीं बेचते हो, जैसे कि मैंने कहा क्या बोलते हैं आप, जैसे कि मैंने कहा मान लो किसी LIC कोई कंपनी है, आप उसको रोजाना कोई किसी LIC कंपनी को बेच दोगे तो फिर बचेगा क्या देश में, कुछ भी नहीं। तो ऑप्शन डी जो है हमारा ये कैपिटल रिसीट में आता है, समझ रहे हो कि नहीं। जब भी कंपनी को बेचने की बात, उधार लेने की बात कही जाएगी, ये भाई मेरे कैपिटल रेवेन्यू में आते हैं। बात पहले पढ़ी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। निम्नलिखित में से एक क्या है जाकर बजट घाटे की परिभाषा है। तो बजट घाटा क्या होता है आपसे ये पूछा है। तो बजट घाटे में हमेशा कुल खर्च में से कुल आय को घटा देते हैं, समझ रहे हो कि नहीं। बजट घाटा मतलब होता है जब यानी कि एक्सेस ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर ओवर द टोटल रिसीट, मतलब जो होता है जब खर्च आपका जो हो वो क्या हो, आय से ज़्यादा हो जाए, समझ रहे हो कि नहीं, उसको हम बोलते हैं बजट घाटा, यानी ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से एक डेवलपमेंट दैट कैन अक्योर एज अ रिजल्ट ऑफ डेफिसिट फाइनेंसिंग, क्या बोलते हैं जाकर, घाटे की वित्तीय व्यवस्था का जो परिणाम होता है के तौर पर आपको विकास जो होता है
कहाँ पर आपको दिखाई पड़ सकता है, प्राप्त किया जा सकता है। तो देखो, जब महंगाई बढ़े लेकिन विद इन द इंडियन इकोनॉमी, जब भाई भारतीय अर्थव्यवस्था में के अंदर क्या होती है, महंगाई बढ़ती है, तो आपको डेफिसिट फाइनेंसिंग देखने को मिलेगी, उससे हमारा डेवलप होगा। बात पल्ले पड़ी। महंगाई हमारे लिए अच्छी बुरी भी नहीं है और ना ही खराब है और ना ही अच्छी है, जस्ट एज अ मीडियम होनी चाहिए। क्योंकि आपको पता है आरबीआई का एक 4+-2% का बैंड काम करता है, जहां पर 1% जो होता है वो 100 बीपीएस के बराबर, सॉरी 0.25% जो होता है वो 100 बीपीएस के बराबर होता है। बात ये जानते हो। तो आपको क्या लगता है, पहला ऑप्शन करेक्ट है? बिल्कुल करेक्ट है। द इम्प्रूवमेंट इन मॉनेटरी मनी सप्लाई, यानी कि पैसा जब ज़्यादा जाएगा भारतीय अर्थव्यवस्था में, उससे हमारी महंगाई जो हो सकती है बढ़ जाती है। बात बिल्कुल सही है। द इंक्रीज इन गवर्नमेंट डेट, यानी कर्ज में भी बढ़ोतरी होगी, बिल्कुल बात सही है। तो ऑप्शन डी ज़्यादा बेटर है, ठीक है, क्योंकि सभी में बात सही है, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्टेप है जो अंडर द फिस्कल पॉलिसी इज एन एग्जाम्पल फॉर द स्टेबलाइजिंग द इकोनॉमी? अर्थव्यवस्था को स्टेबल करने के लिए कौन सा एक जो है वित्तीय राजकोषीय नीति का के अंदर आता हो? सबसे बेस्ट एग्जाम्पल होना आपको ढूंढना है इनमें से, जो राजकोषीय नीति के अंदर को अर्थव्यवस्था को स्टेबलाइज भी करती हो, राजकोषीय नीति, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि मेकिंग पेमेंट्स टुवार्ड्स अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस बेनिफिट, बिल्कुल आपको भुगतान करते रहना है, बेरोजगारी चाहे थोड़ी बहुत चलेगी लेकिन कर्ज को कम करते चलना है। तो ऑप्शन ए हमारा ज़्यादा बेटर है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से स्टेप अंडर द फिस्कल पॉलिसी एज एन एग्जाम्पल फॉर द स्टेबलाइजिंग द इकोनॉमी, सेम क्वेश्चन है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। Which of the following is included as a part of the capital budget for the government of India? पूंजीगत जो बजट होता है भारत सरकार का, भारत सरकार के लिए जो पूंजीगत बजट होता है वो भाई मेरे निम्नलिखित में से किसके तौर पर शामिल किया जाता है? आप कहेंगे लोन्स प्रोवाइड करता है विदेशी सरकार, लोन्स प्रोवाइड टू फॉरेन गवर्नमेंट, बिल्कुल। आप क्या करते हैं, विदेशियों को, विदेशी सरकार को, जो बाहर की जो सरकारें होती हैं आप उनको उधार दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। फाइनेंस असिस्टेंस प्रोवाइडेड बाय इंस्टीट्यूशन लाइक द वर्ल्ड बैंक एंड इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, बिल्कुल ये भी बात सही है। खर्च एक्सपेंडिचर मेड टुवार्ड्स एक्वायरिंग ऑफ फॉरेन एयरक्राफ्ट्स, बिल्कुल ये भी बात सही है, यानी ऑप्शन डी हमारा ज़्यादा बेटर ऑप्शन है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये भी भाई मेरे टैक्स का हिस्सा है, इसको यहाँ पर नहीं डिस्कस करेंगे क्योंकि टैक्स के क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करने से आपका ही प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से जो एक डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर का हिस्सा नहीं है, ठीक है, जो भारत सरकार के जो भारत सरकार जिनका बीड़ा उठाती है, यानी कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है, तो इनमें से जो कि नहीं आता है, तो उनमें से भाई साहब क्या करते हैं, सुरक्षा पर जो बजट खर्च किया जाता है भाई मेरे, वो भाई साहब क्या किया जाता है, जो डेवलपमेंट का एक हिस्सा नहीं है। डेवलपमेंट भाई मेरे कहाँ माना जाता है, जब आपकी शिक्षा अच्छी हो, लोग भूखे ना रहें, लोग गरीब ना रहें, ये चीज़ें डेवलपमेंट के लिए होती हैं। बात पल्ले पड़ी। तो जाहिर सी बात आपके लिए 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं मेंटेन करने के लिए, जैसे कि रोटी, कपड़ा, मकान वगैरह, इन चीज़ों को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। यानी कि कोई भूखा ना रहे, कोई गरीब ना रहे, ठीक है ना, कोई बेघर ना रहे, तभी तो हमारा डेवलपमेंट हो सकता है। शिक्षित रहें लोग, समझ रहे हो कि नहीं। तो ऑप्शन डी ज़्यादा बेटर है, जो कि इसका हिस्सा भाई मेरे नहीं है, याद रखना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द एनुअल बजट प्रिपेयर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि वार्षिक बजट जो तैयार किया जाता है भारतीय सरकार के द्वारा, उससे संबंधित कौन सा कथन सही है? तो एक ही सही हो सकता है कि फिस्कल पॉलिसी जो होती है गवर्नमेंट का एक हिस्सा है, बिल्कुल है। मॉनेटरी पॉलिसी बैंकिंग के तहत आती है। तो जाहिर सी बात ऑप्शन एक हमारा बी करेक्ट है, इसके अलावा कोई भी नहीं करेक्ट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से करेक्ट है मीनिंग रेवेन्यू बजट की, राजस्व बजट का कौन सा मतलब इनमें से करेक्ट है? तो राजस्व बजट का मतलब होता है
कि रेवेन्यू डेफिसिट जब होता है, कुछ रेवेन्यू डेफिसिट को छोड़कर रेवेन्यू डेफिसिट, टोटल रेवेन्यू डेफिसिट और एक्सक्लूडिंग ग्रांट्स इन एड टू क्रिएट एसेट फॉर स्टेट। मतलब रेवेन्यू बजट का मतलब भाई मेरे ये है, जब राजस्व घाटे में से आप किसी राज्य को जब ग्रांट वगैरह दे देते हैं, यानी कोई ग्रांट दे देते हैं, तो ग्रांट सहायता नहीं दी जाती किसी राज्य को, तो भाई मेरे उसको आप छोड़कर रेवेन्यू डेफिसिट को आप इंक्लूड कर लें, उसको हम रेवेन्यू बजट कहेंगे। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलो, द बेसिक डिफरेंस बिटवीन अ फ्लेक्सिबल बजट और फिक्स बजट इज दैट अ फिक्स बजट। यानी कि जो बिल्कुल ही आपको बताना है कि फ्लेक्सिबल बजट और फिक्स बजट में जो एक डिफरेंस है वो इनमें से कौन सा हो सकता है। ठीक है, द बेसिक डिफरेंस बिटवीन अ फ्लेक्सिबल बजट एंड फिक्स बजट इज दैट अ फिक्स बजट। तो इनमें से भाई मेरे जो पॉसिबिलिटी ज़्यादा से ज़्यादा हो सकती है कि फ्लेक्सिबल बजट को एडजस्ट कर लें। क्या कर लें? फ्लेक्सिबल बजट को एडजस्ट करने की बात होनी चाहिए। तो इज कंसर्न विद फिक्स एक्सपेंसेस वेयर एज फ्लेक्सिबल बजट ऑन डिफरेंट एक्टिविटी लेवल कैन नॉट बी चेंज वेयर एज फ्लेक्सिबल बजट कैन बी इजिली चेंज। थोड़ा सा इस जो थ्योरी इसकी जो ऑप्शन दिए हुए हैं ना, उनमें से थोड़ा सा एक मैनिपुलेटेड है ऑप्शन, तो समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। चलो भाई, बताना तो पड़ेगा ही। कैन नॉट बी चेंज वेयर एज फ्लेक्सिबल बजट कैन बी इजिली चेंज इज अ बजट फॉर सिंगल मेजर ऑफ एक्टिविटी वेयर एज फ्लेक्सिबल बजट इज ऑन डिफरेंट एक्टिविटी लेवल। तो ज़्यादा बेटर मैं रखूँ फिक्स एक्सपेंसेस वेयर एज फ्लेक्सिबल बजट इज ऑन डिफरेंट एक्टिविटी लेवल, सिंगल मेजर ऑफ एक्टिविटी। ज़्यादा बेटर ऑप्शन आपका सी लगेगा। ठीक है, क्या लगाएंगे? ज़्यादा बेटर ऑप्शन इसका आप लगाइए सी, जो थोड़ा बहुत इस चीज़ को मैनेज कर सकता है। ठीक है, क्योंकि इससे बेटर ऑप्शन मुझे दिख भी नहीं रहा है कोई और अगर होता भी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। A flexible budget requires careful study and classification of expenses into। तो जो फ्लेक्सिबल बजट होता है, जो भाई मेरे उसको रिक्वायर होती है एक केयरफुल स्टडी की एंड खर्चों के वर्गीकरण भी होना चाहिए, ऐसी चीज़ों की रिक्वायर करता है। ठीक है, तो इनमें से कौन सा रिक्वायर करता है? आप कहेंगे इनमें से जो रिक्वायर करता है पार्ट एंड करंट एक्सपेंसेस, नो। फिक्स्ड एंड सेमी वेरिएबल एंड वेरिएबल एक्सपेंसेस, यही आपका ऑप्शन करेक्ट है। जो आपका फ्लेक्सिबल बजट होता है उसकी मतलब कि अगर उसकी ज़रूरत होती है कि स्टडी बढ़िया से होनी चाहिए और उसका वर्गीकरण, खर्चों का वर्गीकरण भी होना चाहिए, तो भाई मेरे वो क्या करता हो, फिक्स रख होना चाहिए और सेमी वेरिएबल होना चाहिए और वेरिएबल एक्सपेंसेस होना चाहिए, तभी ऐसा पॉसिबल हो सकता है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से एक वित्तीय बजट है। तो वित्तीय बजट भाई मेरे इनमें से जो कौन सा है? तो वित्तीय बजट जो है वो भाई मेरे कैश बजट, ये भी एक वित्तीय बजट है। वर्किंग कैपिटल बजट, ये भी वित्तीय बजट है। कैपिटल बजट, ये भी भाई मेरे है। तो आपका ऑप्शन डी ज़्यादा बेटर है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
निम्नलिखित में से एक वित्तीय बजट नहीं है। तो वित्तीय बजट जो भाई मेरे इनमें से नहीं है वो है सेल बजट, सेल्स बजट, जो कि एक वित्तीय बजट में नहीं आता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग आर फंक्शनल बजट, इनमें से आपको बताना है वो कौन सा बजट है जो फंक्शनल बजट है। ठीक है, तो आपको बताना है फंक्शनल बजट। आपको फंक्शनल बजट थोड़े से मैं बता देता हूँ, ठीक है, आपको उनको याद रख लेना है। फंक्शनल बजट में जैसे आता है सेल्स बजट, प्रोडक्शन बजट, प्रोडक्शन बजट, इसके अलावा लेबर बजट, कॉस्ट बजट, ओवरहेड बजट, ओवरहेड बजट और कैश बजट, जो कि भाई मेरे क्या है फंक्शनल बजट का हिस्सा है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा है। प्रोडक्शन एंड सेल आती है, प्रोडक्शन और सेल बिल्कुल आता है। रॉ मटेरियल बजट, लेबर बजट भी आता है और रॉ मटेरियल भी बजट भी इसी में आता है। तो ज़्यादा बेटर है ऑप्शन आप डी लगाएंगे, ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से एक नॉट अ फंक्शनल ऑफ बजट, यानी कि फंक्शनल बजट जो नहीं है। देखो सेल्स बजट है, परचेसिंग बजट भी है, प्रोडक्शन बजट भी है और बजट बैलेंस शीट ये नहीं है भाई मेरे। ऑप्शन डी जो है इनमें से एक फंक्शनल बजट का हिस्सा नहीं है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। रिस्पॉन्सिबिलिटी एरिया आर डिवाइडेड इंटू थ्री ब्रॉड कैटेगरीज, यानी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी एरिया होता है उसको तीन भागों में, तीन बड़े भागों में कैटेगराइज किया गया, डिवाइड किया गया है। तो निम्नलिखित में से इनमें से जो शामिल नहीं है आपको ये बताना है। मतलब कहने का ये है रिस्पॉन्सिबिलिटी एरियाज आर डिवाइडेड इंटू थ्री ब्रॉड कैटेगरीज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूड इन इट। तो जो इनमें से शामिल नहीं है आपको वो बताना है। ठीक है, तो इसका जो आंसर आपको जो करेक्ट होना चाहिए वो होना चाहिए लोन सेंटर। ठीक है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी एरिया को डिवाइड किया गया तीन ब्रॉड कैटेगरी में, ठीक है, और जो इनमें से एक शामिल नहीं है वो है लोन सेंटर। बाकी कॉस्ट और एक्सपेंस सेंटर होता है, प्रॉफिट सेंटर होता है, इन्वेस्टमेंट सेंटर होता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी एरिया में तीन चीज़ें आती हैं, कौन कौन सी, कि भाई मेरे किसी चीज़ की कीमत और खर्च का केंद्र होगा, प्रॉफिट केंद्र होगा और निवेश केंद्र होगा, यानी ये तीनों इंक्लूड होंगे। लेकिन लोन सेंटर भाई मेरे इसमें नहीं होता, लोन मतलब ये नहीं देते हैं। बात पल्ले पड़ी, ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विच फ्रॉम द ऑप्शंस बिलो इज नॉट अ स्टेप फ्रॉम बजट कंट्रोल। बजट कंट्रोल जो है इनमें से एक नॉट अ स्टेप है, इनमें से भाई साहब कि बजट कंट्रोल करने के लिए इनमें से एक कौन सा एक स्टेप नहीं है। तो जो बजट जो भाई मेरे होता है इनमें से कौन सा एक हिस्सा इसका नहीं है। तो देखो स्टेबलाइज अ प्लान और टारगेट ऑफ परफॉर्मेंस, बिल्कुल ये बात सही है कि अगर बजट घाटे को कंट्रोल करना है तो एक प्लान को स्टेबल करना चाहिए और एक परफॉर्मेंस को टारगेट करना चाहिए। ठीक है, रिकॉर्डिंग ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, यानी कि एक्चुअल परफॉर्मेंस को रिकॉर्ड करके रखना चाहिए। कंपेयरिंग द एक्चुअल विद बजट फिगर्स टू फाइंड आउट वेरिएंस, ठीक है ये भी सही है। तो भाई साहब इनमें से जब ये तीनों चीज़ें तो हैं बजट को कंट्रोल कर सकती हैं, तो जब कंट्रोल कर ही सकते हैं तो मैं ऑप्शन डी नहीं लगाऊंगा क्योंकि इसमें से वो है ही नहीं। तो ऑप्शन डी ज़्यादा बेटर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि लॉन्ग टर्म बजट किसके लिए आर प्रिपेयर्ड फॉर, यानी कि जो लॉन्ग टर्म बजट होता है किसके लिए तैयार किया जाता है। तो लॉन्ग टर्म बजट जो होता है पूंजीगत खर्च, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंस के लिए, यानी कि जो लॉन्ग टर्म बजट होता है वो पूंजीगत खर्च के लिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए, लॉन्ग टर्म फाइनेंस के लिए, यानी कि ऑप्शन डी ज़्यादा बेटर है, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। शॉर्ट टर्म बजट किसके लिए तैयार किया जाता है, आपसे पूछा। शॉर्ट टर्म बजट जो होता है जाकर वो भाई मेरे लिक्विडिटी के लिए तैयार किया जाता है, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के लिए तैयार किया जाता है, एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर डे टू डे एक्सपेंडिचर, जो रोजाना खर्चे होते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए भी शॉर्ट टर्म बजट तैयार किया जाता है। तो यानी कि ऑप्शन डी इसका भी करेक्ट है, ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से जो एक
क्या है, मास्टर बजट का हिस्सा नहीं है, जो मास्टर बजट का इनमें से हिस्सा नहीं है। तो मास्टर बजट का जो हिस्सा नहीं है वो भाई मेरे नहीं है, तो भाई मेरे सेल बजट, प्रोडक्शन बजट, कैश बजट, ये भाई मेरे मास्टर बजट का थोड़ी ना है, ये तो भाई मेरे फंक्शनल बजट के हिस्से हैं सारे, सेल्स बजट, प्रोडक्शन बजट, कैश बजट। तो इनमें से ज़्यादा बेटर ऑप्शन है डी, इनमें से कोई भी मास्टर बजट का हिस्सा नहीं है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कैश बजट जो होता है किस पर आधारित होता है? तो कैश बजट जो होता है भाई मेरे वो सेल पर आधारित होता है, खर्चों पर आधारित होता है, पूंजीगत खर्च कितना हुआ उस पर आधारित होता है। तो आप कह सकते हैं कि ऑप्शन डी ज़्यादा बेटर है, यानी कि सभी चीज़ों पर, जब यानी खर्चों पर हुआ, जब भाई सेल करोगे, सेल से खर्च यानी कि आप कर रहे हो, तो आपकी सेल बेचने से क्या होगा, सॉरी सेल बेचने से कह रहा हूँ, सेल का मतलब होता है सेल की फोरकास्ट करनी चाहिए, मतलब बेचने की विक्री भविष्यवाणी की बात करते हैं, विक्री प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए, और खर्च बजट होना चाहिए, और पूंजीगत खर्च होना चाहिए, यानी ऑप्शन डी ज़्यादा बेटर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बजटरी कंट्रोल हेल्प्स इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ, मतलब कहने का मतलब यह है कि जो बजटरी कंट्रोल होता है वो भाई साहब किस चीज़ को लागू करने में सहायता करता है? तो बजटरी कंट्रोल जो होता है वो स्टैंडिंग कॉस्टिंग में, किसमें, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में, यानी कि उसकी कीमतों को एक स्टैंडर्ड बनाने में बजटरी कंट्रोल सहायता करता है। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बजटरी कंट्रोल हेलो सॉरी, बजटरी कंट्रोल सिस्टम फैसिलिटेट सेंट्रलाइज कंट्रोल विद, ओके। तो बजटरी कंट्रोल जो सिस्टम होता है ये फैसिलिटेट करता है सेंट्रलाइज कंट्रोल के साथ साथ किसको करेगा, डिसेंट्रलाइज एक्टिविटी को और सेंट्रलाइज एक्टिविटी को। बात पल्ले पड़ी, यानी कि चाहे सेंट्रलाइज हो और चाहे डिसेंट्रलाइज हो, दोनों को सेंट्रलाइज कंट्रोल के साथ उनको फैसिलिटेट करेगा, यानी कि ऑप्शन ए एंड बी बोथ होने चाहिए, यानी ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बजटरी कंट्रोल सिस्टम एक्ट एज अ फ्रेंड, फिलोसफर एंड गाइड टू द, अच्छा, मतलब कहने का मतलब यह है कि बजटरी कंट्रोल सिस्टम जो होता है एक फ्रेंड की तरह क्या करता है, एक फ्रेंड की तरह और फिलोसफर की तरह हमें गाइड करता है। ठीक है ना, तो कौन गाइड करता है इनमें से, तो वो करेगा मैनेजमेंट। कौन करेगा, गाइड करेगा किसको, गाइड टू द मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के रूप में गाइड करता रहेगा कौन, बजटरी कंट्रोल सिस्टम। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। द प्रोसेस ऑफ बजटिंग हेल्प्स इन द कंट्रोल ऑफ, जो बजटिंग का जो प्रक्रिया है वो भाई मेरे किस चीज़ को कंट्रोल करने में सहायता करती है, आपको ये बताना है। तो भाई मेरे वो करेगी, किसी चीज़ का उत्पादन की कीमत में सहायता करेगी, बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए लिक्विडिटी पोजीशन को क्या करेगी, जाकर शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी पोजीशन को भी कंट्रोल करेगी, और पूंजीगत खर्च को भी कंट्रोल करेगी। ज़्यादा बेटर ऑप्शन आपका डी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बजटरी कंट्रोल इज, यानी कि बजटरी कंट्रोल का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है? तो उसका मुख्य उद्देश्य है कि भाई मेरे लक्ष्य जो हों, ऑर्गेनाइजेशन के जो लक्ष्य हों उनको डिफाइन करना। भाई मेरे मैंने कहा कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो उसको वो डिफाइन करे, उसके लक्ष्यों को निर्धारित करे। ठीक है, तो ये भी हो सकता है। कोऑर्डिनेट करता है डिफरेंट डिपार्टमेंट और सब यूनिट को, मतलब जो होता है ये बात करेगा जाकर मर्ज भी हो जाए, जैसे कि मैंने कहा फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी अगर मर्ज हो जाए तो उस चीज़ को भी ये डिफाइन कर सकता है। और इस्टेब्लिश करता है ए सिस्टम ऑफ प्लानिंग एंड कंट्रोल को, तो ये क्या करेगा, योजना और कंट्रोल को क्या करेगा, उसको एक इस्टेब्लिश सिस्टम बनाए रखेगा, यानी ज़्यादा बेटर ऑप्शन आपका डी है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। समरी बजट में बी रिगार्डेड एज, तो समरी बजट जो होता है जाकर किसके तौर पर उसको रिगार्ड किया जाता है? आप कहेंगे समरी बजट जो होता है उसी को हम बोलते हैं मास्टर बजट के तौर पर माना जाता है। बात पल्ले पड़ी, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। द बजट आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ, तो बजट को जो वर्गीकृत किया गया है किस आधार पर किया गया है? आप कहेंगे
पूंजी, समय और कार्य के आधार पर, पूंजी, समय और कार्य के आधार पर, कैपेसिटी, टाइम और फंक्शन के आधार पर। ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कौन सा बजट है जो पहली बार द फर्स्ट स्टेप ऑफ बजटरी सिस्टम, यानी कि बजटरी सिस्टम के पहले कदम और ऑल अदर बजट्स डिपेंड्स ऑन इट, यानी कि इनमें से कौन सा एक बजट है जो भाई साहब क्या करता है कि बजटरी सिस्टम और इसके अलावा दूसरे भी बजट क्या करते हैं, इसी पर डिपेंड करते हैं। पहले कदम की बात करते हैं जगह पर डिपेंडेंट है, तो भाई मेरे डिपेंडेंट हो गए थे सेल बजट पर। बात पल्ले पड़ी, ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से एक एडवांटेज ऑफ बजटिंग का हिस्सा नहीं है। इनमें से जो एडवांटेज ऑफ बजटिंग का जो हिस्सा नहीं है आपको वो बताना है। वो है भाई मेरे, ये क्या करता है, इट क्रिएट्स कोऑर्डिनेट बिटवीन वेरियस लेवल ऑफ मैनेजमेंट। ये भाई साहब बजटिंग एडवांटेज ऑफ बजटिंग का हिस्सा नहीं है। मतलब कहने का मतलब है कोऑर्डिनेशन को क्रिएट करता है किसके बीच में, अलग अलग मैनेजमेंट के स्तर जो होते हैं, अगर अलग अलग मैनेजमेंट के जो भी स्तर होते हैं उनके बीच में क्या करेगा, एक कोऑर्डिनेट क्रिएट करता है, इसीलिए एडवांटेज ऑफ बजटिंग का हिस्सा नहीं है। बात पल्ले पड़ी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसका ऑप्शन डी करेक्ट है, यानी जो कि इसका सही नहीं है। निम्नलिखित में से जो बजटरी कंट्रोल प्रोसेस का एक हिस्सा नहीं है, तो देखो मैंने बोला था कि गोल्स, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को डिफाइन करना, भाई मेरे ये तो भाई मेरे बिल्कुल इसका हिस्सा है। कोऑर्डिनेट करना डिपार्टमेंट और सब यूनिट को, ये भी मैंने बताया था। स्टेबलाइज करना ए सिस्टम ऑफ प्लानिंग एंड कंट्रोल को, लेकिन सेलिंग प्राइस को फिक्स करने में सहायता करना, जो कि बजटरी कंट्रोल प्रोसेस का एक हिस्सा उद्देश्य नहीं है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट है, जो कि इसका एक हिस्सा नहीं है। निम्नलिखित में से जो एक बजटरी कंट्रोल, सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। विच वन, अच्छा ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ बजटरी कंट्रोल प्रोसेस। सेम क्वेश्चन है, बस पूछने का तरीका अलग है। ठीक है, तो आप कहेंगे इनमें से कोई भी नहीं है, उनके बजट मैंने बताए थे। ठीक है, तो ये भी इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, कोई भी इसका हिस्सा नहीं है। ये क्वेश्चन आप खुद बताना इसका आंसर, क्योंकि आपने अगर अभी पिछले दो तीन क्वेश्चन किए हैं तो उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। आप इसका आंसर ऑप्शन में देंगे, सॉरी उसमें कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए कि इनमें से कौन सा पॉसिबल हो सकता है। हाँ ये सही है क्वेश्चन। सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द मास्टर बजट। मास्टर बजट को लेकर इनमें से कौन सा कथन सही है, आपको ये बताना है। तो इनमें से जो मास्टर बजट का जो स्टेटमेंट जो रिलेट करती है, वो मास्टर बजट इनकॉर्पोरेट ऑल फंक्शनल बजट। मास्टर बजट जो होता है इनकॉर्पोरेट करती है ऑल फंक्शनल बजट को। मास्टर बजट प्रिपेयर किया जाता है बजट कमेटी के द्वारा, बिल्कुल बजट कमेटी इसको मास्टर बजट को तैयार करती है, और ये इनकॉर्पोरेट ऑल फंक्शनल इसके बजट होते हैं। मास्टर बजट जो प्रिपरेशन ऑफ मास्टर बजट स्टार्ट विद सेल बजट, बिल्कुल सही बात है। मास्टर बजट की जो तैयारी होती है वो सेल बजट से तैयार होती है, तो आप कहेंगे इसमें से सभी करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। थोड़े और क्वेश्चन बचे, ज़्यादा नहीं है, कुल 104 पेज थे। निम्नलिखित में से स्टेटमेंट अबाउट बजटिंग इज फॉल्स। बजटिंग से संबंधित कौन सी एक कथन गलत है, आपको ये बताना है। तो मतलब भाई मेरे मैं बता सकता हूँ इसका जो इनकरेक्ट है कि बजटरी कंट्रोल डज नॉट फैसिलिटेट इंट्रोडक्शन ऑफ मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। तो भाई मेरे जो गलत है, देखो आपने पढ़ा होगा ये कि बजटरी कंट्रोल जो होता है ये फैसिलिटेट नहीं करता है क्या, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन के द्वारा, यानी कोई भी एक्सेप्शन के द्वारा क्या मैनेजमेंट इसका शुरुआत नहीं की जाती है। तो भाई मेरे बिल्कुल ये गलत है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका जो गलत है, इसकी शुरुआत की जाती है। सेल्स बजट क्या है, तो सेल्स बजट भाई मेरे क्या है, तो सेल्स बजट जो है वो भाई मेरे फंक्शनल बजट है। मैंने बताया था सेल्स बजट एक फंक्शनल बजट है। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। सेल्स बजट
शोज द सेल्स डिटेल्स, यानी सेल बजट क्या करता है, बिक्री डिटेल्स की जानकारी देता है। ठीक है, तो भाई मेरे बिक्री डिटेल की जानकारी देता है किसके तौर पर, प्रोडक्ट वाइज, एरिया वाइज, रीजन वाइज। यानी कि इसमें देखो प्रोडक्ट की जानकारी देगा, एरिया कहाँ है, इसका कितना बड़ा है, रीजन कितना बड़ा है, उसकी सभी की जानकारी देता है सेल बजट। यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। यानी कि समझ रहे हो कि नहीं, उसे सारी डिटेल्स जो होती हैं यानी सही है। सेल बजट शोज द सेल्स डिटेल बाय, जो सेल्स बजट जो होता है वो भाई मेरे किसके द्वारा सेल डिटेल्स दिखाता है, सेल डिटेल्स को वो किसके द्वारा सेल्स डिटेल्स दिखाई जाती हैं, तो चैनल डिस्ट्रीब्यूशन के द्वारा, सेल्समैन के द्वारा, मंथ वाइज। यानी कि सभी चीज़ें करेक्ट हैं, ऑप्शन डी ज़्यादा बेटर है। बात पल्ले पड़ी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और मैं इसका ऑप्शन कर देता हूँ, हटा देता हूँ। एक सेकेंड। अगला क्वेश्चन है, ठीक, अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा है वो ये है कि यूजुअली द सेल्स बजट इज स्टार्टेड इन टर्म्स ऑफ, यानी कि जो सामान्यतः क्या होता है कि जो सेल बजट होता है वो शुरुआत किया जाता है किस समय, आपसे पूछा है वैल्यू में, क्वांटिटी में, मतलब किस रूप में उसको क्या बोलते हैं, प्रेजेंट करते हैं सेल्स बजट को, उसकी शुरुआत किस रूप में प्रेजेंट की जाती है, तो आप कहेंगे वैल्यू बजट में भी और क्वांटिटी में भी। यानी कि ऑप्शन सी ज़्यादा बेटर है, दोनों के रूप में उसको सेल्स बजट को प्रेजेंट किया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, 5 और क्वेश्चन है, इसके बाद खत्म है क्लास। सेल्स बजट प्रिपेयर किया जाता है किसके द्वारा, आप कहेंगे सेल्स बजट को जो प्रिपेयर किया जाता है वो सेल्स मैनेजर करता है। कौन, सेल्स मैनेजर। ऑप्शन बी करेक्ट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन रहने दो, क्वेश्चन बकवास है, आएगा आएगा भी नहीं और आएगा कभी नहीं आएगा। ठीक है, बकवास क्वेश्चन था। प्रोडक्शन बजट इज डिपेंड ऑन, जो प्रोडक्शन बजट होता है वो किस चीज़ पर निर्भर करता है, तो प्रोडक्शन बजट के बारे में मैंने अभी बताया था, तो वो डिपेंड करता है सेल बजट पर। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से आर सब्सिडरी ऑफ प्रोडक्शन बजट, तो प्रोडक्शन बजट का जो सब्सिडरी है इनमें से कौन सा है, आपको ये बताना है। तो भाई मेरे रॉ मटेरियल बजट सब्सिडरी है, बिल्कुल है प्रोडक्शन बजट का। लेबर कॉस्ट बजट बिल्कुल है। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड बजट ये भी है। तो आप कहेंगे ज़्यादा बेटर ऑप्शन आपका डी है कि भाई मेरे प्रोडक्शन बजट में जो आता है, प्रोडक्शन बजट का जो सब्सिडरी होता है वो भाई मेरे रॉ मटेरियल, लेबर कॉस्ट और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड तीनों होते हैं। यानी ऑप्शन डी इसका ज़्यादा बेटर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ए परचेस बजट इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ प्रोडक्शन बजट, यानी कि बात कहने का मतलब, क्वेश्चन कहने का मतलब यह है प्रोडक्शन बजट के स्थान पर हम परचेस बजट का उपयोग लाते हैं। क्यों लाते हैं आपको ये बताना है। ठीक है, वो इसलिए लाया जाता है ताकि हमारी जो मर्चेंटाइजिंग हो, सौदागर कंपनियां जो सौदा करती हैं कंपनियां, उनके द्वारा इस चीज़ को उपयोग में लाया जाता है। किसके द्वारा उपयोग में लाया जाता है, मर्चेंटाइजिंग कंपनियों के द्वारा। बात पर पल्ले पड़ी, मर्चेंटाइजिंग कंपनियों के द्वारा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नीडेड इन प्रिपेयर अ प्रोडक्शन बजट, प्रोडक्शन बजट के क्या बोला जाता है, निम्नलिखित में से जो जिसकी ज़रूरत नहीं होती है प्रोडक्शन बजट को तैयार करने में, प्रोडक्शन बजट को तैयार करने में इनमें से किस चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आपको ये बताना है। तो इनमें से जिसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है वो भाई मेरे ओपनिंग स्टॉक की, सेल्स की, क्लोजिंग स्टॉक, यानी कि चाहो तो स्टॉक ओपन हो, चाहे बंद हो, चाहे बिक्री हो, इन चीज़ों की जो ज़रूरत होती है प्रोडक्शन बजट में नहीं ज़रूरत पड़ती है। इसीलिए ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। बात पल्ले पड़ी। आई होप आपको आज के क्वेश्चन सारे पसंद आए हों। ठीक है, और मिलते हैं हम अगले सेशन के साथ। अब की बार हमने बजट पढ़ा है, तो अगले वाले में हम देखो क्या पढ़ते हैं।
अगले वाले में हम मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड एमसीक्यू करेंगे। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर एंड कीप कंटिन्यू योर स्टडी एंड बेस्ट ऑफ लक।